हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीडब्ल्यू के IIT जैम CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग बच्चों देख रहे थे PYQ सीरीज। PYQ सीरीज किस पे? एस्टिमेशन पे, जो कि मोस्ट वेटेड टॉपिक है IIT जैम MS का। अगर आप स्टैटिस्टिक्स में इन्फ्रेंस एंड टाइप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस मींस एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करके जाते हैं तो आपका 20 मार्क्स। और बच्चों ये 20 मार्क्स जो होते हैं ये रटने मतलब एक तरह से होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे मैंने बताया था पहले भी, जिस दिन मैंने क्लास लिया था, कि इससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इससे 20 मार्क्स आएगा आपका टोटल, 20 मार्क्स इससे आता है। और ये 20 मार्क्स ऐसे होते हैं कि आपको सिर्फ अगर आपने प्रैक्टिस की है इन्फ्रेंस के क्वेश्चन में, सही से आपने जैम की प्रिपरेशन के समय इन्फ्रेंस के क्वेश्चन, एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग के क्वेश्चन किया है, तो वहां पर सिर्फ आपको एक तरह से टिक मारना है। ओनली टिक मारना है अगर आपने सही से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो ये टॉपिक लीव करके नहीं जाइएगा, इस टॉपिक को पढ़ के ही जाइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका आएगा और क्वेश्चन 20 मार्क्स का आएगा ही आएगा। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, लेकिन आपको अप्रोच आना चाहिए कि मैं अप्रोच कैसे करूं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन मल्टीवेरिएट या इन्फ्रेंस में हमारा रिकैप हो चुका था। अब बात कर लेते हैं बच्चों, हमारा PYQ सीरीज चल रहा है। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, कह रहा है लेट x1 x2 xn बी रैंडम सैंपल फ्रॉम एक्सपोनेंशियल 1/θ। एक्सपोनेंशियल 1/θ से हमारे रैंडम सैंपल हैं, और कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन वेयर थीटा इज अननोन ग्रेटर 0 एंड x बार, देन व्हिच x बार आपका जैसा डिफाइन होता है 1/n समेशन xi बाय डिफिनीशन, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कह रहा कौन सा इसमें से ट्रू नहीं होगा, मतलब आपको फॉल्स बताना कौन सा फॉल्स होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम वो लिख लेते हैं। कह रहा है कि xi जो है, xi ये फॉलो कर रहा है बच्चों एक्सपोनेंशियल 1/θ। मतलब अगर मैं इसके PDF की बात करूं, तो मेरा जो PDF होगा बच्चों f ऑफ x गिवन थीटा इक्वल टू, ये PDF होगा मेरा बच्चों 1/θ e के पावर माइनस का x/θ। ये होगा PDF इसका, और यहाँ पर x आपका ग्रेटर 0 होगा और थीटा ग्रेटर 0 उसने दिया है। ये एक अननोन पैरामीटर है। अब उसने बोला है कि x बार, ठीक है, उसने x बार डिफाइन किया, ये बोला है 1/n समेशन xi और i इक्वल टू 1 to n, ठीक है। अब इसके बाद उसने बोला है कि x बार इज यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। हमसे बच्चों थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर पूछा गया है। तो थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर अगर बताना है बच्चों, तो याद रखना कि हमारे यहाँ पर जो कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होती है बच्चों, कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एक्सपोनेंशियल के केस में ये होती है बच्चों t इक्वल टू समेशन xi। समेशन xi हमारी कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होती है। i इक्वल टू 1 to n ये आपका कंप्लीट सफिशिएंट होता है। अब ये सब लोग आप जानते ही होंगे कि कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट सफिशिएंट होता है। अब वो कह रहा है कि x बार, अब कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक तो ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं बच्चों, तो हम लोग UMB/UV कैसे फाइंड करते हैं, UMB/UV कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर मैं बात करूं बच्चों UMB/UV फाइंड करने की, तो बच्चों हमारे पास दो मेथड है, एक राव-ब्लैकबेल मेथड होता है, एक लेहमैन-सफे मेथड होता है। राव-ब्लैकबेल थ्योरम एंड लेहमैन-सफे थ्योरम। लेहमैन-सफे थ्योरम, तो ये दो मेथड हमारे किसके होते हैं, UMB/UV के होते हैं। लेकिन हमको फाइन UMB/UV करना है बच्चों, तो यहाँ पर हम लेहमैन-सफे लगाएंगे। क्यों? लेहमैन-सफे में हमारा जो T होता है वो कंप्लीट सफिशिएंट होता है। लेकिन राव-ब्लैकबेल साहब ने क्या कहा था, राव-ब्लैकबेल सर ने कहा था कि आप यहाँ T इक्वल टू सफिशिएंट स्टैटिस्टिक से, इसलिए उनकी जो थ्योरम नहीं बन पाई, उनका एक क्राइटेरिया बन पाया। ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक प्रोसेस है UMB/UV फाइंड करने का। लेकिन लेहमैन-सफे ने बोल दिया कि आपका जो T होगा वो आपका कंप्लीट एंड सफिशिएंट होगा। क्योंकि जब हम दोनों मेथड में यही करते हैं ना, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, मान लीजिए कोई पैरामीटर है, तो पैरामीटर मान लीजिए कि हमारा थीटा एक पैरामीटर है, तो थीटा पैरामीटर के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम लोग
कोई दोनों मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस थीटा का अगर हमें UMB फाइंड करना है तो हम करते क्या है, अगर इसका मान लीजिए मुझे क्या फाइंड करना है, UMB, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें बच्चों, हम लोग करते हैं कि इसका एक अनबायस एस्टिमेटर फाइंड करते हैं थीटा का। ये मान लीजिए कि U है, U एक अनबायस एस्टिमेटर, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ U जो है, U एक्सपेक्टेशन ऑफ U आपका, एक्सपेक्टेशन ऑफ U जो है ये थीटा के इक्वल है, या जी आप थीटा कह दीजिए या थीटा कह दीजिए। अगर आप जी आप थीटा कहना चाहें तो इन जनरल लेके चल जाइए, तो आप इसको जी आप थीटा बोल सकते हैं। मान लीजिए थीटा का कोई पैरामीटर है, तो जी आप थीटा का ये अनबायस एस्टिमेटर है। अब इसके बाद UMB फाइंड करना इजी तो था नहीं, तो उन्होंने प्रोसेस बताया। अब UMB कैसे फाइंड करेंगे, अब हम लोग फाइंड करते हैं टी को हम फाइंड करते हैं। रॉ ब्लैकबेल में क्या होता है कि टी जो होता है हमारा, यहां पर हम यूज करते हैं कंप्लीट सफिशिएंट, सफिशिएंट ओनली रॉ ब्लैकबेल में, लेकिन लेमन सफेस ने बोला कि आपको टी जो है ये कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का यूज करिए। मतलब इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ U गिवन टी, और ये क्या होता है, ये ऑलवेज फंक्शन होता है H ऑफ टी मतलब कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का एक फंक्शन होगा। अब क्या करते हैं हम लोग कि एक्सपेक्टेशन ऑफ H ऑफ टी जो आएगा यहां से, एक्सपेक्टेशन ऑफ H ऑफ टी, ये बच्चों होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ H ऑफ टी, ये इक्वल होता है किसके, जी ऑफ थीटा के। और जो वेरिएंस ऑफ H ऑफ टी होता है बच्चों, वेरिएंस ऑफ H ऑफ टी होता है, इससे बिगर होगा या इक्वल होगा वेरिएंस ऑफ U, ये होता है राव ब्लैकबेल या फिर लेमन सफेस। लेकिन बस यहाँ मोस्टली अंतर क्या, मतलब मेनली अंतर क्या है राव ब्लैकबेल और लेमन सफेस में, मेनली अंतर यह है बच्चों कि वहां पर राव ब्लैकबेल सर ने बोला था कि आप ओनली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक लीजिए, लेकिन लेमन सफेस सर ने बोल दिया कि आप कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक लीजिए। तो कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक से जो हमारे UMB होते थे वो ज्यादा, मतलब एक तरह से उनका वेरिएंस कम होता था, तो इसीलिए आपका ये जहां पर कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक सेम हो गई, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ही कंप्लीट हो गई, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, राव ब्लैकबेल मेथड ही लेमन सफेस मेथड हो जाता है। तो ये क्राइटेरिया होता है आपका UMB फाइंड करने का। तो ऐसे आप UMB फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे अब हम बात करते हैं, तो हमारा क्या है कि x बार हमारा क्या है, x बार यहाँ पर x बार हमारा क्या है, समेशन xi क्या है, t इक्वल टू समेशन xi, ये मेरा कंप्लीट सफिशिएंट है, कंप्लीट सफिशिएंट। तो इसी का कोई फंक्शन होगा जो UMB होगा, तो बस इसका एक्सपेक्टेशन आप फाइंड कर लीजिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ t। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t क्या होगा बच्चों, एक्सपेक्टेशन ऑफ t होगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन i इक्वल टू 1 to n xi, और ये इक्वल किसके होगा, n थीटा के। आप IID के केस में जानते हैं ये n थीटा होगा, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 1 थीटा का मीन थीटा होगा। अगर xi आपका एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल 1 थीटा, तो इसका अगर मीन और वेरिएंस की मैं बात करूं तो इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो होगा ये थीटा होगा, xi ये थीटा होगा, और वेरिएंस क्या होगा, थीटा स्क्वायर होगा। वेरिएंस ऑफ xi आपका क्या होगा, थीटा स्क्वायर होगा। तो ये बच्चों आपका n थीटा आया, तो आप इसको क्या बोलेंगे, t इक्वल टू 1/n, हमको यहाँ थीटा चाहिए तो इस n को नीचे ले आओ, तो i इक्वल टू 1 to n xi इज इक्वल टू थीटा। ये यही x बार है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका x बार है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार किसके इक्वल आ गया, थीटा के। तो x बार किसका UMB हो गया, थीटा का। तो इतनी बात क्लियर हुई होगी, x बार किसका UMB हो गया, थीटा, ये थीटा का UMB हो गया। ठीक है। अब अगर बच्चों में बात करूं तो उसने सेकेंड, पहला ऑप्शन तो हमारा ट्रू हो गया, x बार इज UMB ऑफ थीटा, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू। अब कह रहा है x स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। तो ठीक है, यहां पर जैसे उसने x स्क्वायर बोल दिया, ठीक है बच्चों, अगर x स्क्वायर बोल दिया तो इसको देखो फाइंड करने के, यहां डायरेक्ट आप, यहां पर ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन फाइंड कर लेना है, आपको कोई मेथड नहीं लगाना, सिर्फ आप एक्सपेक्टेशन चेक करिए। अगर थीटा स्क्वायर की इक्वल है तो आपका वो अनबायस UMB होगा, क्योंकि जब तक अनबायस नहीं होगा तब तक हम UMB की बात नहीं करते। तो उसने अगर बोला है जैसे x बार स्क्वायर, ये होगा किसके लिए, UMB थीटा के लिए, उसने बोला है ये थीटा के लिए, ये हमें चेक करना है थीटा स्क्वायर के लिए, थीटा स्क्वायर के लिए उसने बोला है ये UMB होगा, ये आप चेक करिए, मतलब ये है, ये ट्रू है या फॉल्स, ये आपको चेक करना है। ये अभी है नहीं, ये चेक करना है हमको, इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क ऐड किया। तो आप सिंपल सा क्या किया करिए ऐसे क्वेश्चन में, आप एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार स्क्वायर फाइंड कर लीजिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार स्क्वायर फाइंड कर लीजिए।
अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर फाइंड करना इजी तो है नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर या तो आप एक्स बार स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करिए, या तो इसको खोलिए फिर वहां से लेके जाइए। तो इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लेंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखो एक्स बार होता क्या है, एक्स बार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ समझिएगा, एक्स बार की अगर मैं बात करूं एक्स बार की, तो एक्स बार मेरा होता है 1/n समेशन एक्स आई। और यहाँ पर हमारे पास एक्स आई क्या फॉलो कर रहा है, एक्स आई फॉलो कर रहा है आपका एक्सपोनेंशियल 1/थीटा, एक्सपोनेंशियल 1/थीटा, ठीक है। इक्वल ये डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, गामा 1 कामा थीटा, गामा 1 कामा थीटा, गामा 1 कामा 1/थीटा। इतनी बात सबको क्लियर होगी। अब बच्चों अगर मैं यहाँ समेशन लगा दूं, समेशन एक्स आई आई इक्वल टू 1 to n कर दूं, तो ये क्या फॉलो कर जाएगा, गामा में एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, गामा एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो गामा अगर एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो ये गामा n कामा 1/थीटा हो जाएगा, गामा n कामा 1/थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसमें n से डिवाइड कर रहे हैं, अगर आप इसमें n से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, 1/n से एक तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/n से, तो ये कहाँ इफेक्ट करता है, ये कहां पर इफेक्ट करेगा आपका, ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये गामा होगा क्या, n कामा n/थीटा, n कामा n/थीटा, n कामा n/थीटा। ये होगा गामा n कामा n/थीटा। अगर ये आपको नहीं समझ में आता है, तो इतना अगर लिखने के बाद आपको नीचे वाला नहीं समझ में आता है, तो इसके लिए देखिए मैं चेक करना आपको बता देता हूं कैसे करना है। या तो आप MGF मेथड से यहाँ चेक कर लीजिए, या आप PDF से। तो अगर मैं गामा n कामा 1/थीटा का PDF लिखूंगा बच्चों, तो इसका PDF अगर मैं इसको मानता हूँ ये मेरा y है, y i, तो y i का अगर मैं PDF लिखना चाहूँ f ऑफ y, तो ये क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा y के पावर n-1 और e के पावर माइनस का y/थीटा। और यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या आएगा, गामा n नीचे आएगा और यहाँ पर थीटा के पावर n आएगा, यही होगा। और यहाँ पर y आपका ग्रेटर 0, थीटा भी ग्रेटर 0, y ग्रेटर 0, थीटा ग्रेटर 0। अब हमने क्या किया कि हमने एक नया रैंडम वेरिएबल, ये मान लीजिए मेरा x बार है, x बार, और ये है क्या, x बार मेरा इक्वल किसके है, y i बाई n के, y i बाई n के x बार। तो y i की वैल्यू क्या हो गई, nx बार, y i की, तो यहाँ पर y की जगह आप nx बार लिख देंगे, nx बार जैसे आप y की जगह यहाँ। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं f ऑफ x बार, f ऑफ x बार अगर मुझे फाइंड करना है, f ऑफ x बार एट पॉइंट, मान लीजिए मैं बात कर लेता हूं x बार की x पर, f ऑफ x बार रैंडम वेरिएबल है मेरा, और एट पॉइंट में बात कर लेता हूं स्मॉल x इस पॉइंट पे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आपको y i के प्लेस में n x बार कर देना है, जहां y i है। तो आपका ये हो जाएगा n x बार को हम x बार की जगह हम एट पॉइंट x कह रहे हैं, तो nx के पावर n-1 और e के पावर माइनस का y बाई nx बाई थीटा डिवाइड बाई गामा n थीटा के पावर n। अब बच्चों यहाँ पर जो nx के पावर, ये nx के पावर n-1 है, तो यहाँ पर जैकोबियन भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसका जैकोबियन की अगर मैं बात करूं तो मेरा जैकोबियन क्या आएगा, अगर हम यहाँ पर जैकोबियन की बात करें तो मेरा जैकोबियन क्या आएगा, तो मेरा जैकोबियन जो आएगा बच्चों, जैकोबियन यहाँ पर हमारा क्या आएगा, जैकोबियन हम यहाँ कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर जैकोबियन क्या होता है, ये हमारा x बार डिपेंड है किसमें, y i में। तो जैकोबियन यहाँ पर एक तरह से क्या होगा, dy बाई dx बार, यही जैकोबियन होगा मेरा। तो dy बाई dx बार की अगर मैं बात करूं तो dx बार n dx बार, तो dy ये n हो जाएगा, जैकोबियन आपका n आएगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए n से, और यहाँ पर आपका x ग्रेटर 0। तो कुल मिला के गामा आप n कामा n/थीटा का जब PDF लिखेंगे तो यही PDF आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये गामा n कामा n/थीटा फॉलो किया। अब अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार क्या फॉलो किया, गामा n कामा n/थीटा, ठीक है।
अब बच्चों अगर मैं बात करूं तो इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार क्या होगा, ये होगा आपका n डिवाइड बाई n अपान थीटा, ये होगा। और वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या होगा, ये होगा n अपान थीटा का होल स्क्वायर, यही होगा। मतलब आपका ये थीटा होगा और ये बच्चों होगा आपका थीटा स्क्वायर बाई n, यही होगा थीटा स्क्वायर बाई n। वैसे भी आपको वेरिएंस चाहिए तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फाइंड करने की जरूरत है, वैसे हमने आपको ये बता दिया, लेकिन आपको हमने बताया था कि एक्स बार का हमको मीन एंड वेरिएंस चाहिए ना, क्योंकि हमें एक्स बार स्क्वायर फाइंड करना था, तो हम यहाँ पर वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे ना। तो हमको वेरिएंस ऑफ एक्स बार चाहिए, तो आपको ये हम पहले भी बता चुके हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स बार अगर हमें एक्स बार जैसे है, तो एक्स बार का अगर मैं मीन की बात करूं तो मीन आईआईडी के केस में बच्चों, आईआईडी के केस में मीन इक्वल हो जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 के, और वेरिएंस जो एक्स बार का होता है बच्चों, वेरिएंस ऑफ एक्स बार ये इक्वल हो जाता है वेरिएंस ऑफ x1 अपान n के, आईआईडी के केस में। किसके केस में, अगर आईआईडी रैंडम वेरिएबल, अगर रैंडम वेरिएबल आपके आईआईडी है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से वैसे भी इजीली पता चल जाता है ना, क्योंकि यहाँ एक्स आई आपका क्या फॉलो कर रहा है, एक्स आई फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल 1 अपान थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई हमने पीछे भी लिखा था, ये आपका थीटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका वेरिएंस ऑफ एक्स आई क्या हो जाएगा, सॉरी ये थीटा हो जाएगा, और वेरिएंस ऑफ एक्स आई आपका थीटा स्क्वायर हो। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर इतना लेंदी अप्रोच करने की कोई नीड नहीं थी। ये आपको मैंने इन जनरल बता दिया कि आप, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आपको वेरिएंस ऐसे अप्रोच करना है, वहाँ एक्सपेक्टेशन अगर एक्स बार फाइंड करना तो ऐसे अप्रोच करना है। कभी भी एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन फाइंड करना हो तो वो इजी अप्रोच होता है बच्चों, वेरिएंस ये वाला फार्मूला, चाहे ज्योमेट्रिक का हो, ज्योमेट्रिक में वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन याद रहता है, ये तुरंत फाइंड कर लेंगे, लेकिन अगर आप वैसे फाइंड करने जाएंगे तो सीरीज में फंस जाएंगे। तो ये आपका, तो यहां से वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या आया, थीटा स्क्वायर बाई n, और ये थीटा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर की, यहां से अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर की, ये मेरा हो जाएगा क्या, थीटा स्क्वायर बाई n, और प्लस का ये हो जाएगा आपका थीटा स्क्वायर। तो आप थीटा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ये आएगा 1 + 1 अपान n, ठीक है। और इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो n + 1 अपान n, और ये थीटा स्क्वायर। इतनी बात क्लियर, ये मल्टीप्लाई में है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर। उसने बोला है कि एक्स बार स्क्वायर जो होगा ये यूएमबी होगा थीटा स्क्वायर का, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर जो आया ये थीटा स्क्वायर के इक्वल तो नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू थीटा स्क्वायर। थीटा स्क्वायर में कुछ मल्टीप्लाई है, n + 1 अपान n। हाँ ये जरूर हो सकता है, आप जब n को इधर ले आएंगे, n + 1 इधर ले, मतलब इस वाले टर्म को इधर लाएंगे तो ये अब वो हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि n ऊपर आएगा ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो n अपान n + 1 एक्स बार स्क्वायर ये जरूर हो जाएगा क्या, अनबायस्ड। और ये अनबायस्ड भी है, और ये कंप्लीट सफिशिएंट का एक्स बार मतलब समेशन एक्स आई का फंक्शन, और फंक्शन कंप्लीट सफिशिएंट होता है। अभी हम आपको बताएंगे वो एक एमएसक्यू लेके, आप उसमें कंफ्यूज रहते होंगे। तो ये बच्चों आपका n अपान n + 1 एक्स बार स्क्वायर, ये आपका यूएमबी हो गया किसके लिए, थीटा स्क्वायर के लिए। तो आपका बी पार्ट ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि बी पार्ट में उसने बोला था, उसने बी पार्ट में क्या बोला था, बी पार्ट में अगर मैं क्वेश्चन पे आ जाऊं तो बी पार्ट में उसने बोला था कि एक्स बार इज यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो ये फॉल्स हो गया, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, बी पार्ट इज योर आंसर। उसने नॉट ट्रू पूछा है, तो बी पार्ट आपका आंसर हो गया, सी पार्ट आपका ट्रू हो गया, डी पार्ट भी ट्रू होगा। डी की बात कर लेते हैं, तो डी की अगर हम बात करते हैं बच्चों, डी की अगर डी की मैं बात करता हूं तो डी में क्या लिखा है, अगर मैं डी की बात करता हूं ऑप्शन डी की, देखो ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी आपका इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी जो है आपका ये इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं बात करूं बच्चों ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी में उसने बोला है कि वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सएन अपान एक्स बार। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सएन अपान एक्स बार क्या होगा, तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे, एक्सएन अपान एक्स बार का एक्सपेक्टेशन आप कैसे फाइंड करेंगे, ये आपके लिए एक टारगेट है। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये लेहमैन सरफेस से तो लिखा है, नीचे आपका क्या है, ये आपका एक तरह से क्या है, ये आपका कंप्लीट सफिशिएंट है, ये कंप्लीट सफिशिएंट, और ये एक्सएन जो है ये आपका है क्या, ये अनबायस्ड है,
ये अनबाइज्ड है थीटा के लिए, अनबाइज्ड है, ये अनबाइज्ड है। तो बच्चों हमने क्या बताया था कि ये हमेशा फंक्शन किसका आएगा, फंक्शन किसका आएगा, कंप्लीट सफिशिएंट का। और कंप्लीट सफिशिएंट का, किस कंप्लीट सफिशिएंट का, जो अनबाइज्ड होगा थीटा के लिए, मतलब ये एक्स बार हो जाएगा, क्या एक्स बार। और आप इसको चेक कर लीजिए, ये एक्स बार ही आपका क्या होगा, थीटा के एक्सपेक्टेशन इसका थीटा के इक्वल होगा। तो ये एक्स बार के इक्वल आएगा। ये लेहमैन सरफेस से आपने बोल दिया, इससे बाय लेहमैन सरफेस, बाय लेहमैन सरफेस, बाय लेहमैन सरफेस से आपने ये बता दिया, ठीक है। तो आपका ये एक्स बार आ गया, तो इसका वेरिएंस क्या हुआ, ये है क्या, तो इसका वेरिएंस ऑफ एक्स बार, मतलब ये किसके इक्वल हो, एक्स बार के। और अब मुझे आप बताइए कि एक्स बार है क्या, एक्स बार आपका यूनिफॉर्मली, एक्स बार आपका क्या है, यूनिफॉर्मली यूएमबी यूवी है। तो इसका ये जो वेरिएंस है, इससे या तो ये जो होता है, ये जो आपका एक्सपेक्टेशन एक्स एन अपॉन एक्स बार है, ये क्या होगा, तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स बार आ गया। तो ये आपका, अब हाँ ठीक है, यहां पर दिया क्या था, तो ये इक्वल किसके आ गया बच्चों, ये किसके इक्वल आ गया, वेरिएंस ऑफ एक्स बार के। और ये बताइए मुझे एक्स बार है क्या, एक्स बार है क्या, ये एक्स बार ही तो आपका यूएमबी यूवी है ना, यूएमबी यूवी है एक्स बार, एक्स बार आपका यूएमबी यूवी है। तो बच्चों जब ये यूएमबी यूवी है, मतलब कह रहा है कि ये यूएमबी यूवी है, तो इसका वेरिएंस सबसे मिनिमम होगा। मतलब इससे अदर जितने अनबायस्ड एस्टिमेटर आपके होंगे, जितनी क्लास हो गया, क्लास ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर, क्लास का मतलब होता है बहुत सारे अनबायस्ड एस्टिमेटर हैं, उसमें इनफाइनाइटली अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो जितनी भी क्लास होगी अनबायस्ड एस्टिमेटर की, वो सारे का वेरिएंस या तो इक्वल हो सकता है या तो बिगर होगा। लेकिन एक्सन भी उस अनबायस्ड क्लास का एक मेंबर होगा, लेकिन कभी इस एक्सन का, चाहे कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर हो, चाहे थीटा का कोई भी, थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर, किस पैरामीटर का, थीटा का कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर हो, जैसे आप एक्सन प्लस एक्सन बाई एक्सन, आप दूसरे अनबायस्ड एस्टिमेटर सोच सकते हैं, एक्सन प्लस 1/2, ये भी आपका अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा थीटा का। या फिर अगर मैं बात कर लूं तो एक्सन -1 प्लस का एक्सन/2, ये भी अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। ऐसे मैं इनफाइनाइटली अनबायस्ड एस्टिमेटर बना सकता हूं। देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी अनबायस्ड एस्टिमेटर आर एनी पैरामीटर, ये तो आप सब जानते होंगे। तो ऐसे तो इन सबका वेरिएंस जो होगा, या तो आपका एक्स बार के इक्वल होगा या तो उससे बिगर होगा, लेकिन कभी एक्स बार से लेस नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स बार आपका यूएमबी यूवी है। तो आपका ये ट्रू हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों वो ये ना देके, यहां पर एक्सन ना देके, अगर वो ऑप्शन ऐसा बना दे कि वेरिएंस ऑफ एक्सन की जगह ये कर दे xn-1 प्लस xn/2, तो भी ट्रू हो जाएगा ये। मतलब अगर मैं ये लिख दूं, वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सन गिवन एक्स बार, तो ये भी ट्रू है ना, ये भी ट्रू, क्योंकि ये आप अनबायस्ड एस्टिमेटर है ना थीटा का, और ये इसकी वैल्यू हमें अभी हमने फाइंड किया वेरिएंस ऑफ एक्स बार। मतलब अंदर वाले की वैल्यू, अगर मैं अंदर वाले की वैल्यू की बात करूं, एक मिनट इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, एक्सन गिवन एक्स बार ये वेरिएंस है, ये आपका भी सही से लिखते हैं, पहले यहां सही कर लेते, ठीक है। तो आपका ये इससे बिगर होगा वेरिएंस ऑफ, यहां कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर आप थीटा का ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया xn-1 प्लस का xn/2, ठीक है, ये ले लिया हमने, तो क्या दिक्कत है। तो ये भी ट्रू होगा, यहां कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर ले लीजिए, क्योंकि ये जो है ना अंदर वाली चीज ही बच्चों, ये जो चीज है ना, ये ही एक्स बार के इक्वल है, ये आपका यूएमबी यूबी है, ये आपका यूएमबी यूबी है। तो यूएमबी यूबी से बिगर यूएमबी यूबी से लेस किसी का वेरिएंस नहीं हो सकता ना। अगर लेस हो गया तो फिर यूएमबी यूबी आपका चेंज हो जाएगा, और लेहमैन सरफेस से आपने यूएमबी यूबी एक्स बार ही फाइंड किया है, तो आपका डी पार्ट भी ट्रू हो गया, ठीक है, डी पार्ट भी ट्रू हो गया। आंसर इसका सी पार्ट है, आंसर इसका सी पार्ट है, बट इसमें डी पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ट्रू हो गया बच्चों। आंसर इसका बी पार्ट है, सॉरी आंसर इसका बी पार्ट है, आंसर इसका बी पार्ट है, लेकिन डी पार्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बी पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी डी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं डी पार्ट वाले,
तो आपको क्वेश्चन से ये सीखना है कि इसमें कौन से ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे उसने डी पार्ट में अगर इस बार क्वेश्चन बना दिया तो आधे लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहां पर लेहमैन सरफेस का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर आप इसको क्लियर नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप कभी नहीं समझ पाएंगे। लेहमैन सरफेस को पढ़िए, उसको फील करिए कि वो थ्योरम क्या कहना चाहती है। जैसे आपने पढ़ा होगा थ्योरम, ऐसे लिखा होगा, बहुत सारी बुक आप पढ़े होंगे, ऐसे लिखा होगा। कहाँ लिखा हमने थ्योरम? ये ठीक है, ये हमने थ्योरम लिखा है। तो ये थ्योरम हमने लिखा यहाँ पर लेहमैन सरफेस, तो ऐसे ही बुक में लिखा रहता है और फिर उसका प्रूफ रहता है अच्छा खासा। तो आपको फील होना चाहिए कि लेहमैन सरफेस थ्योरम कहती क्या है। लेहमैन सरफेस थ्योरम से यूएमबी फाइंड करना बहुत इजी हो गया। नहीं, अगर लेहमैन सरफेस थ्योरम नहीं होती तो थोड़ा सोचिए कि आप हर एस्टिमेटर का वेरिएंस निकालते रहते, बैठे बैठे वेरिएंस निकालते, फिर देखते नहीं इसका इससे बड़ा है, इसका इससे छोटा है, फिर इसके बाद पूरी क्लास बहुत सारी अनबायस। ठीक है, आप अनबायस एस्टिमेटर फाइंड कर लिए। अब अनबायस एस्टिमेटर तो आपके पास इनफाइनाइटली मेनी है, क्योंकि एक क्लास होती है ना अनबायस एस्टिमेटर की। जब एक क्लास होगी वहां इनफाइनाइटली मेनी अनबायस एस्टिमेटर है, तो आप सारे का वेरिएंस फाइंड करेंगे। अब पता चला हमारे पास 100,000 प्लस अनबायस एस्टिमेटर बना दिया किसी ने, तो अब उनका सबका वेरिएंस फाइंड करना इजी नहीं है। इसीलिए लेहमैन सरफेस थ्योरम जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बन जाती है यूएमबी यूवी फाइंड करने के केस में। इस थ्योरम ने बहुत काम को आसान कर दिया। यहां से आप तुरंत कंप्लीट सफिशिएंट सोचिए और उसका फंक्शन आपका यूएमबी होगा। मतलब आप ये समझिए कि ये ट्रू है, मतलब आप कोई ऐसा काउंटर नहीं दे सकते कि उसका वेरिएंस जो बेस्ड ऑन कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होगा, उससे आप उसमें जो कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक के बेस में ही आपका यूएमबी यूबी आएगा। तो आप कोई काउंटर नहीं दे सकते जो कि आपका यूएमबी यूबी से मिनिमम वेरिएंस रखता हो, क्योंकि जब कोई रिसर्च पेपर पब्लिश होता है ना, तो वहां एक पैनल बैठता है, और पैनल ऐसा नहीं है कि पैनल ने उस समय काउंटर नहीं पूछा होगा। जैसे बच्चे होते हैं, कुछ कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि सर इसका काउंटर ये ऐसा थ्योरम ये ऐसा हो सकता है। तो बच्चों ये नहीं होगा, मतलब इसका कोई काउंटर नहीं मिल सकता। काउंटर अगर मिल गया होता उस समय आप समझिए कि जब ये थ्योरम पब्लिश हुई होगी, उस समय भी अच्छे अच्छे प्रोफेसर, अच्छे अच्छे स्टैटिस्टिशियन पैनल पे बैठे रहे होंगे। वो लोग हमसे ज्यादा कहीं ना कहीं टैलेंटेड है, क्योंकि वो रिसर्च पेपर पब्लिश किया और उन्होंने थ्योरम दिया है। तो जब ये थ्योरम गई होगी, उन्होंने रिसर्च पेपर देखा होगा, और रिसर्च पेपर में भी क्वेश्चन हुआ होगा, सेमिनार हुआ होगा, क्वेश्चन सेशन हुए होंगे, तो वो लोग भी काउंटर पूछे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि सर इसका काउंटर एग्जिस्ट कर सकता है, तो ऐसा नहीं। अगर काउंटर एग्जिस्ट करता तो ये थ्योरम नहीं होती। तो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है, कह रहा है लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉइसन थीटा। कहां से? पॉइसन थीटा से है ये। वेयर थीटा इज अननोन एंड लेट t इक्वल टू दिस। ये आपका पॉइसन के केस में क्या होता है, आपके माइंड में अब तुरंत इस लेवल पे आपकी तैयारी हो जानी चाहिए कि इस t को देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये t ही कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होगी पॉइसन की। तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि दिस t इज कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। ये टी ही आपका क्या होगा? कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होगा। इस टी के अलावा हाँ कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। अब हाँ थोड़ा मैं बात कर लेता हूं बच्चों, वो मेरे माइंड से निकल गया था। जैसे मैं बात करता हूं बच्चों कि टी इज अ स्टैटिस्टिक, इफ टी इज अ स्टैटिस्टिक, इफ कैपिटल टी इज अ स्टैटिस्टिक, ये एक स्टैटिस्टिक है, इफ कैपिटल टी इज अ स्टैटिस्टिक and f is a function, f is a function, f is a function, f कोई फंक्शन है, then which are the following is true, then आपका which are the following is true, which of the following, which of the following, ठीक है, which of the following is true, मैंने सार्ट में लिखा बच्चों, ठीक है। पहला मैं ऑप्शन देता हूं बच्चों, पहला ऑप्शन ए पार्ट, इफ टी इज सफिशियंट, इफ टी इज सफिशियंट, अगर टी आपका सफिशियंट है, इफ टी इज सफिशियंट देन एफ टी इज ऑल्सो सफिशियंट, देन f of t is also sufficient, f of t is also sufficient, also sufficient।
पहला ऑप्शन। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करता हूं बच्चों, बी ऑप्शन की, इफ एफ टी इज सफिशियंट, इफ एफ ऑफ टी इज सफिशियंट, if f of t is sufficient, then t is also sufficient, t is also sufficient, t is also sufficient। अगला ऑप्शन में देता हूं सी पार्ट, इफ टी इज कंप्लीट, इफ टी इज कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स या ओनली कंप्लीट बोल दी, कंप्लीट, then ft is also complete, then f of t is also complete, f of t is also complete, also complete। अगला मैं डी पार्ट देता हूं, इफ एफ टी इज कंप्लीट, एफ ऑफ टी इज कंप्लीट, if f of t is complete, if f of t is complete, then t is also complete, then capital T is also complete, also complete। ठीक है, अब अगर बच्चों मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ये दूर करेगा। बहुत सारे डाउट है जो कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बनाएगा और जितने आपके डाउट होंगे वो दूर करेगा। ठीक है बच्चों, यहां पर जैसे पहला क्या कह रहा है टी एक स्टैटिस्टिक है। ठीक है, टी एक स्टैटिस्टिक है, पहले आप पढ़िए कि टी आपका स्टैटिस्टिक है या फिर फंक्शन। अब ये बताइए उसने एफ में ये बात तो नहीं की कि एफ 1 है, एफ ऑन 2 है, या एफ मेनी वन है, एफ बाइजेक्टिव है, एफ सर्जेक्टिव, ऐसा उसने कुछ नहीं लिखा। ओनली बोला उसने एफ इज अ फंक्शन, एफ एक फंक्शन है और टी एक स्टैटिस्टिक है। तो पहले ऑप्शन पे उसने बात किया है। अगर मैं बात करता हूं पहले ऑप्शन की, तो कह रहा है टी सफिशियंट देन एफ टी इज ऑल्सो सफिशियंट। ये नहीं हो, ये तो फॉल्स हो गया, ये तो फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि अगर टी सफिशियंट है देन एफ अगर 1 करेस्पॉन्डेंस है टी और एफ के बीच, एफ अगर 1 करेस्पॉन्डेंस है, 1 फंक्शन है, तो आपका एफ टी सफिशियंट होगा। अब आप यहां थ्योरम भी लिख लेंगे एक, इफ टी इज sufficient statistics, if t is sufficient statistic, if t is sufficient statistic, if t is sufficient statistic and f is 1 function, and f is 1 function, 1 function, then f of t is also sufficient, is also sufficient। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो ऐसा मैं फंक्शन दे सकता हूं ना जहां टी नहीं आपका सफिशियंट हो, टी आपका सफिशियंट हो, लेकिन एक ऐसा फंक्शन मैं बना सकता हूं जहां पर आपका टी सफिशियंट ना हो। ऐसे एग्जाम्पल है, अगर नहीं मिले तो फिर मैं बताऊंगा आपको, ऐसा एग्जाम्पल है। अब बच्चों उसने बी पार्ट में बोला इफ एफ टी इज सफिशियंट, ध्यान दीजिएगा इस बात को, कह रहा है इफ एफ टी इज सफिशियंट देन टी इज आल्सो सफिशियंट, देन टी इज आल्सो सफिशियंट। ये बच्चों आपका ट्रू है, बी पार्ट ट्रू है। अगर एफ टी, अगर फंक्शन सफिशियंट है तो टी भी सफिशियंट होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच 1 करेस्पॉन्डेंस आ जाएगा। अगर एफ टी आपका सफिशियंट है, टी का कोई फंक्शन सफिशियंट है, तो टी सफिशियंट होगा ही होगा। ये एक थ्योरम भी है, ये ट्रू है। फिर बोला है इफ टी इज कंप्लीट देन एफ टी इज आल्सो कंप्लीट, ये भी ट्रू है। अगर टी कंप्लीट है बच्चों तो आपका एफ टी भी कंप्लीट होगा, आप प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ट्रू होगा। लेकिन डी पार्ट लिखा है एफ टी इज कंप्लीट, अगर एफ टी कंप्लीट है मतलब टी का फंक्शन कंप्लीट है, देन टी इज नॉट कंप्लीट। ये जरूरी नहीं है कि टी कंप्लीट हो, तो डी पार्ट आपका फॉल्स हो जाए, डी पार्ट आपका फॉल्स। मतलब अगर एफ टी कंप्लीट है तो टी आपका कंप्लीट नहीं होगा।
ये नेसेसरी नहीं है, ऐसे काउंटर एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे काउंटर आपके एग्जिस्ट करते हैं कि आपका एफ टी कंप्लीट हो जाए लेकिन टी आपका कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात आप सबको क्लियर हुई होगी। तो इसमें से दो ट्रू हैं, बी और सी, और बी और सी आप रिजल्ट के तौर पे भी लिख लीजिएगा। ये आपको किसी स्टैंडर्ड बुक में ही मिलेगा, ऐसे वो भी नहीं मिलेगा। वो हो सकता है कोई थ्योरम दिया हो, एग्जाम्पल दिया हो, ऐसे समझाएगा। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों पॉइसन के केस में, हम लोग कहाँ थे, क्वेश्चन पे थे। ठीक है, पॉइसन के केस में हमसे यूएमबी भी पूछा है, थीटा क्यूब ई के पावर माइनस का 2 थीटा का, राइट, इसका यूएमबी भी पूछा है। तो देखो अगर आप यूएमबी फाइंड करने जाएंगे तो आप यहाँ फंस जाएंगे। ये क्वेश्चन आसान नहीं है, एग्जाम हाल में ये क्वेश्चन इतना फास्ट नहीं आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको रिजल्ट पता है तो आप इसको सेकेंडों में करके आ जाते। तो अगर बच्चों मैं बात कर लेता हूं पॉइसन के केस में, अब आप समझिएगा कि अगर मैं पॉइसन के केस में, वैसे मैंने कुछ चीजें आपको बताया था लेकिन और आगे बताता हूं, ये आप रिजल्ट के तौर पे डालिएगा। रिजल्ट क्या लिखिएगा आप, रिजल्ट। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों तो यहां पर मेरा एक्स आई जो है ये IID है और ये रैंडम सैंपल है, पॉइसन थीटा या लेमडा कोई भी पैरामीटर है, वो तो म्यू थीटा वो तो आप एडजस्ट कर देते हैं। तो ठीक है, यहां पर टी इक्वल टू आपका समेसन एक्स आई इक्वल टू 1 to n, ये आपका कंप्लीट सफिशियंट होता है। ये आप बात सब जानते ही हैं। नहीं जानते हैं बच्चों तो लिख लो, इन्फ्रेंस के अबाउट में अगर चीजें लिखवाई जा रही हैं तो लिख लो, प्रूफ के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। क्योंकि मैं ये गारंटी देता हूं कि आप जब IIT में MSc करने जाएंगे, IIT कानपुर या बॉम्बे में, तो बच्चों वहां पर इन्फ्रेंस को आपको वो लेवल पढ़ाया जाएगा जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा कि इन्फ्रेंस ऐसा भी हो सकता है। अगर मैं बात कर लेता हूं इन्फ्रेंस की बच्चों, तो IIT में जब आप जाएंगे तो आप चाहे IIT बॉम्बे जाएं, चाहे आप IIT कानपुर जाएं, चाहे आप IIT बॉम्बे जाइए, चाहे आप IIT कानपुर में पढ़िए, इन दो का मुझे आइडिया है लेकिन और IIT का मेरे को आइडिया नहीं है। अगर आप IIT बॉम्बे जाते हैं तो अगर वहां पर देवराज दास सर हैं, अगर वो कोर्स लेते हैं तो एक्सट्रीमली आपको इन्फ्रेंस में ले जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा इन्फ्रेंस पढ़ाएंगे। तो आपको IIT बॉम्बे में इन्फ्रेंस का लेवल बहुत हाई मिलने वाला है। कानपुर में जाएंगे तो अमित मित्रा सर और नीरज मिश्रा सर, ये लोग मतलब ये सर लोग दोनों कोर्स ऑफर करते हैं। तो अगर सर या कोई भी प्रोफेसर ऑफर करे, कोई भी प्रोफेसर ऑफर करे तो वो भी इन्फ्रेंस को आपको हाई लेवल तक पढ़ाएगा। मतलब सारे प्रूफ करना होंगे आपको। ये जो यूएमबी मैं लिख रहा हूँ, ये सब मैंने पीछे रिजल्ट लिखा, ये सब आपको प्रूफ से बताना होगा। ऐसे काम नहीं चलता कि आपने डायरेक्ट थ्योरम लिख दिया, वहां आपको प्रूफ भी शो करना पड़ेगा। तो वहां पर आपको इन्फ्रेंस बहुत, आप ये अगर आप IIT में एडमिशन ले लेते हैं तो वहां पर आपका इन्फ्रेंस तो सुधर जाएगा। ये मैं गारंटी देता हूं कि इन्फ्रेंस तो आपको नो प्रॉब्लम। अगर आप नहीं करेंगे तो आप फेल होंगे, सीधे सीधे वो मार्क्स आपके कटेंगे, आपको मार्क्स मिलेगा नहीं, आपका ग्रेड लो होगा। तो आपको इन्फ्रेंस तो बहुत अच्छा सीखने को मिलने वाला है। ये तो मैं जानता हूं कि इन्फ्रेंस आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलने वाला है दोनों IIT में, बॉम्बे और कानपुर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ठीक है, ये सफिशियंट हो गया। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो मैं इन जनरल अगर बात करूं, मान लीजिए मैं थीटा के पावर R और E के पावर माइनस का S थीटा, इसकी मैं बात कर रहा हूं, और S और R दोनों डिफरेंट है। तो अगर मैं इस पैरामीटर के UMB की बात करूं, अगर मैं इसके UMB की बात करूं, किसके, इसके UMB की, तो ये बच्चों क्या होता है, ये बात आपको समझनी है। तो ये आपका होगा, ये होगा आपका, ये होगा TC ये होगा आपका TCS, या फिर यहाँ K कर लीजिए बच्चों, K, यहाँ K कर लेंगे तो आपको याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर आप लिखिए थीटा के पावर R और E के पावर माइनस का K थीटा। तो ये TCK और K/N पावर आपका यहाँ पर, सॉरी ये K/N नहीं होगा, ये R/N पावर आपका ये होगा K, और यहाँ पर 1 - R/N और पावर में होगा आपका T - K।
और यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा बच्चों के फैक्टोरियल, डिवाइड में होगा बच्चों आपका आर के पावर के। तो चाहे तो आप आर के पावर के कैंसिल आउट करिए, लेकिन ऐसे याद रखेंगे तो आपको ये इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बाइनोमियल आप समझ सकते हैं, ये एक तरह से टी आर बाई एन, यहाँ टी आर बाई एन बाइनोमियल समझ सकते हैं कि कोई रैंडम वेरिएबल जो टी कामा आर बाई एन को फॉलो कर रहा है, और ये कांस्टेंट को आप याद रख सकते हैं। तो अगर मैं ये चीज अप्लाई कर दूं वहां, अब समझिएगा, यहां पर अगर मैं अप्लाई कर दूं तो यहां पर आंसर तो मेरा सेकेंडों में आ जाएगा। इसका मुझे लिखना है, तो यहां मेरा आर क्या है 3 है, और थीटा के क्या है 2 है, के क्या है 2 है। तो यहाँ आंसर तो सेकेंडों में, जैसे हमने क्या बताया के फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई यहाँ पर, ठीक है, पहले लिखते हैं यहाँ टी के पावर टी बाई टी सी 3, तो टी सी 2 ना, के है ना, तो टी सी 2 और यहाँ पर 1 मिनट टी सी 2 और यहाँ पर, तो ये आपका होगा, यहाँ पर के की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है ना, के की वैल्यू 2 है। एक मिनट, यहाँ पर आपका जैसे ये हमने क्या निकाला थीटा के पावर आर, तो यहाँ वो था थीटा क्यूब और ई के पावर माइनस का 2 थीटा, ये हमारा पैरामीटर है, ठीक है, ये हमारा पैरामीटर है। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इसमें आप वैल्यू रखिए एक बार, इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे तो बच्चों ये जो होता है ना, यहाँ थोड़ा पैरामीटर, यहाँ पर ये थीटा के पावर के होता है और ये ई के पावर माइनस का आर थीटा होता है, ये होता है, ये आपका यूएमबी भी इसका होगा, ये थीटा के पावर के ई के पावर माइनस का आर थीटा, ये आप समझ लीजिएगा। ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पर मैंने पहले थोड़ा सा अपोजिट लिख दिया था, लेकिन ये ई के पावर माइनस का आर थीटा होगा, तो यहाँ आर बाई एन आएगा और थीटा के पावर के होगा। अब आप रखेंगे यहाँ पर, तो आप जैसे रखेंगे तो यहाँ पर रखिए वैल्यू, तो के की वैल्यू आप क्या रखेंगे, के की वैल्यू आपके पास है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। आर की वैल्यू कितनी है, आर के पावर के, आर की वैल्यू आपकी 2 है, तो 2 के पावर के हो गया, और यहाँ पर टी सी 3 हो गया के की वैल्यू। आर की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 है, तो 2 बाई एन के पावर क्या हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। यहाँ के की वैल्यू भी रखिए ना, के की वैल्यू आपकी क्या है 3 है, 2 के पावर 3 हो गया, और यहाँ पर ये 1 माइनस 2 बाई एन के पावर आपका ये क्या हो गया टी माइनस 3। अगर मैं बात प्रूफ की कर लूँ बच्चों, तो इसका मैं इस वाले का प्रूफ बता देता हूँ, इस वाले का प्रूफ, बाकी आप कर लीजिएगा, ये वाला आप प्रूफ करिएगा, सिमिलर वे पे है, अभी मैं बताऊंगा प्रूफ। तो यहाँ से अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर मेरा आ गया, अब ना आंसर मेरा आ गया। तो अगर मैं इसको थोड़ा क्लियर लिख दूँ यहाँ पर, तो मेरा आया क्या 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, यहाँ समझिएगा 2 टी सी 3 आया, और यहाँ पर मेरा आया क्या 2 बाई एन के पावर 3 आया, और यहाँ पर आपका 1 माइनस 2 बाई एन के पावर टी माइनस 3 आया। उतनी बात तो क्लियर हुई होगी। तो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, तो देखो यहाँ सिंप्लीफाई करिए, तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले तो 2 के पावर 3 और ये 2 के पावर 3 को कैंसिल आउट करिए, तो ये टी माइनस 1 टी माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और यहाँ 2 के पावर 3 एन के पावर 3, और यहाँ पर एन माइनस 2 टी माइनस 3 डिवाइड बाई एन के पावर टी माइनस, इतनी बात क्लियर हुई हो। और यहाँ पर जो लिखा है 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 के पावर 3, तो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कैंसिल आउट कर लीजिए, ये 3 और 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो आपका आएगा ये टी माइनस 1 टी माइनस 2 और ये एन माइनस 2 टी माइनस 3 डिवाइड बाई एन के पावर टी। तो ये आपका आंसर जो भी होगा वही आंसर आपका फाइनल आंसर।
जो भी आंसर यहाँ पर होगा बच्चों वही फाइनल आंसर। इसमें देखिए बी पार्ट शायद आंसर है इसका, बी पार्ट, तो बी पार्ट इज ट्रू, बी पार्ट आपका आंसर होगा। इतनी बात आप सबको क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पर जो मैंने पहले लिखा था वो थोड़ा सा मिस्टेक थी पैरामीटर में, ये आपका इस वाले का यूएमबी भी है, इस पैरामीटर का आपका ये यूएमबी, तो ये आपको याद रखना है। अगर याद रख के जाएंगे बच्चों तो ये रिजल्ट बहुत हेल्पफुल होगा, आप सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अगर नहीं याद करके जा रहे हैं तो प्रूफ करिए। प्रूफ में अगर मैं बात कर लेता हूं, तो अगर मैं प्रूफ की बात करता हूं, ठीक है, प्रूफ, अगर प्रूफ किसी को चाहिए हो तो बच्चों ये बताइए, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन जो था उसका देता हूँ। यहाँ मेरा क्या था, थीटा क्यूब ई के पावर माइनस का 2 थी। तो ये बताइए मुझे कि ये प्रोबेबिलिटी कब आएगी। अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो अगर मुझे ये चाहिए हो बच्चों, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इसका अनबायस एस्टिमेटर, ठीक है। तो अगर मुझे ये चाहिए हो तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा x1 प्लस x2 इक्वल टू, अगर मैं 3 पर बात कर लूँ, 3 पर प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करिए थोड़ा, तो ये आपका क्या देगा, अगर xi पॉइसन है, xi अगर आपका पॉइसन थीटा है, xi क्या है, पॉइसन थीटा है। अगर xi आपका पॉइसन थीटा है, xi आपका पॉइसन थीटा है, तो आपका x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, पॉइसन 2 थीटा। ये पॉइसन आपका 2 थीटा हो जाएगा, ये आपका पॉइसन 2 थीटा। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या वैल्यू देगी, e के पावर माइनस का 2 थीटा और 2 थीटा के पावर 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, यही देगी वैल्यू। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा आ गया 2 के पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में ये आ गया e के पावर माइनस का 2 थीटा, थीटा क्यूब, यही होगा, ये आई प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों इस बेसिस में हम अनबायस एस्टिमेटर अगर बनाने चलें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो चीज़ है ये फैक्टोरियल है, ठीक है ना, ये जो चीज़ है ये एक्स्ट्रा है, हमें इस एस्टिमेटर का चाहिए। एक मिनट बच्चों, एक मिनट ई के पावर माइनस का 2 थीटा एंड थीटा क्यूब, हमें इस एस्टिमेटर का चाहिए। तो आपका ये प्रोबेबिलिटी एक तरह से अनबायस्ड आई। तो अगर मैं अनबायस्ड एस्टिमेटर बनाना चाहूँ तो मान के चलता हूँ मैं, पहले एक यू ले लीजिए जो इस प्रोबेबिलिटी के बेस में हो, और ये तो कांस्टेंट है, ये आप बाद में एडजस्ट कर दीजिएगा। ये 1 इफ x1 प्लस x2 इक्वल टू 3, और ये 0 अदरवाइज। तो यहाँ से बच्चों आप लेहमैन सरफेस लगाएंगे जब, तो यहाँ से जब लेहमैन सरफेस लगाएंगे तो एक्सपेक्टेशन आप क्या लिखेंगे, q गिवन t इक्वल टू स्मॉल t। और ये बच्चों कभी ऐसा रैंडम वेरिएबल दिया हो ना बर्नौली टाइप का, तो ये सीधे प्रोबेबिलिटी में चेंज हो जाता है। मतलब ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल है x1 प्लस x2 इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा, और डिवाइड बाई क्या आएगा, समेसन xi, t की वैल्यू समेसन xi है, i इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू आपका ये t हो जाएगा स्मॉल। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर आप लगा सकते हैं क्या, पॉइसन में हमने एक थ्योरम आपको बताया था, अगर याद हो आपको, पॉइसन में क्या होता है बच्चों कि x1 मान के चलिए, ठीक है, अगर मैं थ्योरम इन जनरल बात करूं बच्चों, तो ये x1 प्लस x2 क्या पॉइसन है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो x1 प्लस x2 मेरा पॉइसन 2 है, ये पॉइसन 2 थीटा है, ये आपका पॉइसन 2 थीटा है। और आपका समेसन xi की अगर मैं बात करूं, समेसन xi की, तो ये आपका पॉइसन क्या है, n थीटा है, i आपका 1 से n है। तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं बच्चों किसके, x1 प्लस x2 गिवन आपका समेसन xi इक्वल टू t मान के चलिए t। तो अगर मैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं बच्चों, तो आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगा ये होगा, और से समझिएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों बाइनोमियल, यहाँ पर जो एस्टिमेटर होता है t, और इसका जो वैल्यू आई 2 थीटा डिवाइड बाई n थीटा, 2 थीटा डिवाइड बाई, तो थीटा से थीटा कैंसिल, तो 2 बाई एन आ जाए, t कामा 2 बाई एन आ जाए, 2 बाई एन। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका x1 प्लस x2 डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास, x1 प्लस x2 गिवन समेसन xi
गिवन समेशन एक्स आई आई इक्वल टू 1 to n, इस ये फॉलो करेगा बच्चों बर्नौली सॉरी बाइनोमियल टी कामा, ये 2n है ना, 2n थी 2 था थीटा था 2 थीटा बाई n थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा बाइनोमियल टी कामा 2/n। अब हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए क्या, अब हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x2, इसको आप बोल दीजिए w। हमको चाहिए क्या, x1 x2 इक्वल टू 2 गिवन में समेशन xi इक्वल टू t, ये हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो एक तरह से हम मुझको चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ w इक्वल टू 2, ये w इक्वल टू 3 था, w इक्वल टू 3 था यहाँ, तो w इक्वल टू अगर मुझे 3 चाहिए बच्चों 3, तो बाइनोमियल से आप निकालेंगे क्योंकि w का डिस्ट्रीब्यूशन तो आपका बाइनोमियल है, तो आप जब निकालेंगे तो TC3 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2/n के पावर 3, और यहाँ पर आपका आएगा जो क्या आया, यहाँ पर आएगा 1 माइनस का 2/n के पावर t-3, t-3। अब आप स्मॉल टी को कैपिटल टी से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, स्मॉल टी को कैपिटल टी कर दीजिए, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ स्मॉल टी ऑब्जर्व्ड वैल्यू माना था, तो अब आप कैपिटल टी कर लीजिए स्मॉल टी को, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप स्मॉल टी को कैपिटल टी से रिप्लेस कर सकते, तो आपका ये कैपिटल टी हो जाएगा, तो आपका ये टी कैपिटल TC3, देखो वही चीज़ आ रहा है ना तो हमने अभी पीछे फाइंड किया 2/n के पावर 3, और ये 1 माइनस 2/, अब आप बोलेंगे कि सर इसमें एक चीज़ की कमी है, हाँ बिल्कुल एक चीज़ की कमी ये है बच्चों कि यहाँ पर ये एक्चुअली में आया क्या, ये आया आपका इस पैरामीटर का, इस पूरे वाले पैरामीटर का, मतलब इसका ये वाला कांस्टेंट आप जब मल्टीप्लाई करेंगे रिवर्स पे तो आपका आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको रिवर्स, अगर आपको UMB चाहिए तो एक तरह से बच्चों, एक तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो हमने क्या फाइंड किया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल टू 3, ये हमारा क्या आया था, ये आया था मेरा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 के पावर 3, ये आया था, और यहाँ पर e के पावर माइनस का 2 थीटा और थीटा क्यूब था, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो किसका UMB फाइंड करना है, वो इसका फाइंड करना है ना, इसका ब्रैकेट वाले का, तो हम अपने कांस्टेंट को इधर ले जाएंगे, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 के पावर 3, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल टू 3, मतलब इसको u मान लीजिए चाहे प्रोबेबिलिटी वाले, तो आपका ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा ही रहेगा हमेशा, तो ये कांस्टेंट और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ u, ये हमने अगर इसको मैं u मान लूँ, अब लेहमैन सरफेस से क्या होता है कि ये क्वांटिटी हमेशा किससे बदल जाती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ u गिवन t से, तो हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ u गिवन t फाइंड कर लिया, एक तरह से u गिवन t ये हमने फाइंड कर लिया t के टर्म में। अब यहाँ पर आप ओवरऑल जब आप करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 के पावर 3, और यहाँ पर आपका TC3 आ गया था, और यहाँ पर आया था 2/n के पावर 3, और ये 1 माइनस 2/n के पावर t-3। तो आप इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप याद रखिएगा, आया देखो वही, इसीलिए मैंने वो रिजल्ट लिखवाया, आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है ना। बाकी प्रूफ करना, ऐसा कोई प्रूफ नहीं जो हम कर नहीं सकते, प्रूफ सब कर सकते हैं, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें जैसे आपका लेवल भी होना चाहिए प्रूफ को समझने का, प्रूफ को समझने के लिए लेवल भी होना चाहिए, तो कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट रिजल्ट, क्योंकि आपका जैम देना है, आप जैम देने जा रहे हैं, आप कोई मास्टर तो किए नहीं है कि मास्टर किए हैं उस सब्जेक्ट में तो आप समझेंगे चीज़ों को। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है लेट 0 1 0 0, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड रैंडम सैंपल है, ठीक है, मतलब रैंडम सैंपल की वैल्यूज है, साइज 5 का है, और ये हमें फाइंड करना मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट, हमें फाइंड करना मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट x इक्वल टू 0, ठीक है, हमें फाइंड करना है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ लिख लो पहले हमारे पास है क्या, तो दो चीज़ यहाँ पर है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू 1 जो है ये इक्वल है 1 माइनस e के पावर माइनस का लेमडा के, और 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 जो है ये इक्वल है 1 माइनस e के पावर माइनस का लेमडा। तो यहाँ से अगर बच्चों मैं बात कर लेता हूँ तो मेरा एक तरह से x बर्नौली है ना, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 जो आएगा ये क्या आ जाएगा 1 माइनस e के पावर माइनस लेमडा t, तो ये बर्नौली हो गया ना, x आपका क्या फॉलो किया बर्नौली, और इसका पैरामीटर अगर मैं पूछूं तो आप बोलेंगे 1 माइनस e के पावर माइनस लेमडा, क्यों, क्योंकि बर्नौली में हमेशा सक्सेस वाली प्रोबेबिलिटी मतलब 1 वाली प्रोबेबिलिटी भी होती है ना, तो ये बर्नौली हो गया। अब बोल रहा है कि मेथड ऑफ मोमेंट, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या हो जाएगा बच्चों, बर्नौली में क्या होता है एक्सपेक्टेशन, यही जो प्रोबेबिलिटी होती है अंदर वाली, ये
तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस ई के पावर माइनस का लेमडा। अब ये रैंडम सैंपल किसका है, साइज 5 का है, साइज 5 का है, साइज 5 का है, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइज 5 का है तो आप इसको xi बोल दीजिए या x1 बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। तो साइज 5 का है तो हम लोग मोमेंट मेथड ऑफ मोमेंट में करते क्या है, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट में हम करते क्या है, हम लोग मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट में हमेशा अपने सैंपल मीन को, मतलब अगर पहला है तो सैंपल मीन को हम लोग बोलते हैं ये इक्वल होगा किसके, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 के या xi के, IID के केस में x1 या xi, वैसे IID केस में ही निकलेगा ये। तो x बार आपका यहाँ से x बार की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अगर x बार की वैल्यू देखूँ मैं तो x बार मेरा सब का सम, 2 सब का सम हो जाएगा डिवाइड बाई 5, तो 2/5, तो 2/5 मेरा x बार आ गया, 2/5 मेरा x बार आ गया, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 है 1 माइनस ई के पावर माइनस का लेमडा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू ओवरऑल जो आएगी बच्चों वो हम लिखें अब, तो यहाँ से लेमडा आएगा 1 माइनस, अगर आप 2/3 को उधर ले जाइए तो ई के पावर माइनस का लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस का ln 3/5। आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये आपका ओवरऑल आंसर, यही आपका ओवरऑल आंसर। तो आप इंटीजर में पुट करना था, 2 वैल्यू इंटीजर भी भर। तो इतनी बात क्लियर हुई होगी, अब सबको इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, जैम 2023 का क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। कह रहा है कि लेट x1 x2 x3 x4 बी अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 4 एंड नॉर्मल थीटा कामा 1। नॉर्मल थीटा कामा 1 का है बच्चों, और x1 x2 x3 x4 है, ठीक है। ये बच्चों आपका नॉर्मल थीटा कामा 1 से है, ठीक है। 4 साइज का सैंपल है। x बार आपको समेसन xi, ये xi है, ठीक है, समेसन xi। जी थीटा आपको, जी आप थीटा, तो यहाँ चीजें लिख लेते हैं। आपके पास गिवन जो है वो xi है, ये फॉलो कर रहा है किसको, नॉर्मल थीटा कामा 1। आपके पास t गिवन है जो कि x बार है, नहीं t नहीं गिवन है, खाली x बार गिवन है, x बार इसकी वैल्यू को डिफाइन है, जी आप थीटा, x बार की वैल्यू जैसे डिफाइन जो उसकी डिफिनीशन होती है वही है। जी आप थीटा क्या है, थीटा स्क्वायर प्लस 2, थीटा स्क्वायर प्लस 2, थीटा स्क्वायर प्लस 2 कह रहा है कि आपका लेट एल थीटा बी अ क्रैमर रोल बाउंड ऑफ वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ जी थीटा, ठीक है। क्रैमर रोल CRLB है, मतलब क्रैमर राव लोअर बाउंड है जी थीटा का आपका एल थीटा। तो यहाँ एल थीटा की वैल्यू उसने बोला है कि ये होगी पहले ऑप्शन, तो ये आप तो इजीली फाइंड कर लेंगे क्योंकि ये CRLB है, CRLB आप फाइंड कर लेते हैं। तो हम CRLB कैसे फाइंड करते हैं, CRLB हम कैसे फाइंड करते हैं, IID है, 4 रैंडम सैंपल हैं। तो अगर मुझे CRLB फाइंड करना हो बच्चों, CRLB अगर मैं बात करूं CRLB की, तो पहले यहाँ हम CRLB फाइंड करते हैं जब, तो CRLB के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका फार्मूला मैंने आपको बताया, मान लो ये जी आप थीटा, तो जी डैश थीटा का होल स्क्वायर, जी डैश थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 4 या n, अगर n साइज का है तो n, 4 साइज का 4, और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ डी स्क्वायर बाई डी थीटा स्क्वायर ln ऑफ f xi थीटा स्क्वायर, यही होगा, यही होगा, ठीक है। अब अगर मैं बच्चों बात करता हूं, अगर मैं अब बात करता हूं तो मेरा ये जी डैश थीटा क्या आएगा, जी डैश थीटा क्या आएगा, ये आएगा मेरा 2 थीटा प्लस का थीटा, 2 थीटा प्लस का थीटा का होल स्क्वायर, यही आएगा 2 थीटा प्लस का थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी 2 थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर। जी डैश थीटा क्या आएगा, 2 थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों जब आप ये फाइंड करने जाओगे ना, ये क्वांटिटी जब आप फाइंड करने जाओगे, तो ये क्वांटिटी अगर फाइंड करने जाओगे तो ये मेरे अकॉर्डिंग 1 मिलेगा आपको, माइनस में ये 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ एफ ऑफ एक्स आई कामा थीटा लिख दूँ तो आपका ये होगा, ln में लिखता हूँ, चलो ln में, तो आपका ये होगा नॉर्मल थीटा था, ठीक है। तो माइनस का ये ln पाई हो जाएगा, यहाँ कुछ कांस्टेंट आएगा पाई के पावर 1/2, और यहाँ माइनस का हाफ एक्स आई माइनस थीटा का होल, यही होगा।
तो अब आप क्या करिए, एक बार वो करिए, डेरिवेटिव करिए। तो डी ऑफ डी, सॉरी 2 बार हमने लिख दिया, एक बार पहले करिए। तो पहले जब आप एक बार करेंगे तो आपका डी ऑफ डी थीटा एल एन एल, ठीक है। तो ये आएगा आपका माइनस का 1/2 और ये एक्स आई माइनस थीटा, और यहाँ फिर माइनस एक बार आएगा, ठीक है। ये माइनस थीटा का भी आप करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो आपका 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा क्या आपका एक्स आई माइनस थीटा। अब जब आप इसका दोबारा करेंगे बच्चों, दोबारा यहाँ आपका ये क्या आया, डी एल बाई डी थीटा। जब आप इसको दोबारा करेंगे डी स्क्वायर एल बाई डी थीटा स्क्वायर, तो ये आपका आएगा माइनस का 1। इतनी बात क्लियर। तो ये आपकी वैल्यू आ गई माइनस का 1। तो यहाँ स्क्वायर नहीं होता बच्चों, यहाँ स्क्वायर नहीं होता ना, यहाँ आप स्क्वायर कर दिए तो वहाँ स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि हमने इसका 2 फार्मूला होता है ना। एक होता है कि आप इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर नहीं होता आपका, ये माइनस का आएगा 1, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ डबल डेरिवेटिव। तो आपका ये माइनस का 1 आया, माइनस का 4 आया, तो ये आपका माइनस का 4 इंटू माइनस का 1, माइनस का 4 इंटू माइनस का 1, तो ये आपका हो जाएगा 4 1 प्लस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर वाले से 2 कॉमन ले लीजिए, नीचे आपका 4 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस थीटा का होल स्क्वायर। ये मैंने आईआईडी के केस में लिखा है बच्चों, याद रखना कि आई थीटा ये फिशर इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप फिशर इन्फॉर्मेशन जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, ये फिशर इन्फॉर्मेशन होती है बच्चों, आई थीटा। तो आईआईडी के केस में फिशर इन्फॉर्मेशन क्या होती है, आई ऑफ थीटा। तो आई ऑफ थीटा आईआईडी के केस में बच्चों एन I1 थीटा हो जाती है, मतलब एक रैंडम वेरिएबल का आप अगर, ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर हुई होगी सबको। ठीक है, तो अब बच्चों ये आपका पहला ऑप्शन ट्रू, तो आपका एल थीटा की वैल्यू आ गई क्या, ये तो पहला ऑप्शन ट्रू हो गया। उसने फॉल्स बोला है तो पहला ट्रू हो गया। जब पहला ट्रू हो गया तो कह रहा है एक्स बार प्लस ई के पावर एक्स बार इज सफिशियंट फॉर थीटा, एक्स बार प्लस ई के पावर एक्स बार। तो अब पहले आप मुझे बताइए कि यहाँ से अगर नॉर्मल है, अगर एक्स आई नॉर्मल थीटा है, एक्स आई आपका नॉर्मल थीटा कामा 1, तो आप ये इजीली जानते हैं कि यहाँ एक्स बार जो होगा ये सफिशियंट होगा। या आप प्रूफ कर लेंगे किससे, नेफ्ट से। नेफ्ट जानते हैं, एनएफएफटी मतलब नेमन फैक्टराइजेशन, नेमन फंडामेंटल फैक्टराइजेशन थ्योरम, एनएफएफटी नेमन फंडामेंटल फैक्टराइजेशन थ्योरम, या नेमन फंडामेंटल फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन थ्योरम होती है ना, नेमन ने दिया था, वो फैक्टराइजेशन थ्योरम से आप प्रूफ कर सकते हैं एक्स बार, ठीक है। अब अगर बच्चों में बात कर लेता हूं, तो यहां पर आप कॉन्सेप्ट आएगा, कह रहा है एक्स बार प्लस ई के पावर एक्स बार। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि अगर मैं एक्स बार को टी मान लूं, टी, अगर एक्स बार को मैं टी मान लूं और इसको मैं बोल दूं कि ये मेरा है क्या, जी ऑफ एक्स बार, तो टी और यू के बीच में क्या रिलेशन है, 1-1 करस्पॉन्डेंस है। आपको दिख रहा होगा टी और यू के बीच में क्या है, 1-1 करस्पॉन्डिंग, मतलब यू को मैं टी के टर्म में लिख सकता हूं ना, ये टी प्लस का ई के पावर टी है, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो ये टी प्लस ई के पावर टी है, तो ये सफिशियंट होगा, क्यों, क्योंकि ये 1-1 करस्पॉन्डिंग है, तो ये सफिशियंट होगा किसके लिए, थीटा के लिए। तो ये भी सफिशियंट होगा, तो ये भी ट्रू है, क्यों, क्योंकि ये 1-1 करस्पॉन्डेंस है ना, यहाँ 1-1 बोलिए, 1-1। तो ये बी पार्ट भी ट्रू हो गया। अब बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट कह रहा है 1 प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार का होल स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली मिनिमम बैलेंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ जी ऑफ थीटा, ठीक है। ये 1 प्लस एक्स बार, तो पहले जी ऑफ थीटा लिखिए, जी ऑफ थीटा है आपका थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। तो जी ऑफ थीटा आपका है क्या, थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, ये आपका जी ऑफ थीटा है। तो अलग अलग फाइंड कर लीजिए बच्चों, पहले थीटा स्क्वायर का फाइंड कर लीजिए, 2 थीटा का फाइंड कर लीजिए, फिर ऐड कर देंगे। तो अलग अलग इसका फाइंड करते हैं, पहले थीटा स्क्वायर का फाइंड कर लेते हैं, फिर 2 थीटा का फाइंड कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको पता है कि अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आप जानते हैं कि एक्स बार यहां पर या फिर टी इक्वल टू समेसन एक्स आई, टी इक्वल टू समेसन एक्स आई, आई इक्वल टू 1 to n, आई इक्वल टू 1 to n, ये आपका कंप्लीट सफिशियंट होगा। यहाँ n की वैल्यू 4 है, तो आप 4 लिखिए यहाँ,
n की वैल्यू 4, ये आपका कंप्लीट सफिशिएंट। और यहाँ पर आप ये भी जानते हैं क्या, आप ये जानते हैं कि जो x बार होगा इसका एक्सपेक्टेशन आप जानते हैं क्या होगा, थीटा, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 के इक्वल होगा ये, और ये हो जाएगा आपका थीटा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार थीटा आएगा। अगर मैं वेरिएंस ऑफ x बार की बात करूं बच्चों, वेरिएंस ऑफ x बार, तो ये आपका आएगा क्या, थीटा स्क्वायर बाई 4, क्यों, क्योंकि ये सिग्मा स्क्वायर बाई n होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई n होता है वेरिएंस ऑफ x बार ना, ये जानते हैं ना आप इन जनरल, तो सिग्मा स्क्वायर बाई n होता है, तो यहाँ थीटा स्क्वायर बाई सॉरी ये बच्चों आपका 1/4 आएगा, क्योंकि यहाँ सिग्मा आपका 1 है, ये 1/4 आएगा, 1/4 आएगा वेरिएंस। तो यहाँ से x बार तो थीटा के लिए UMB हो गया, यहाँ से आपने बोल दिया कि x बार जो है आपका x बार ये हो गया थीटा के लिए क्या, UMB। अब बच्चों हमें चाहिए x थीटा स्क्वायर का, तो अगर मैंने बताया था ना कि थीटा स्क्वायर का अगर UMB चाहिए तो हम थोड़ा सा बात किया करते हैं किसकी, एक्स स्क्वायर की, एक्स बार स्क्वायर मतलब मीन के स्क्वायर के एक्सपेक्टेशन की। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं कि एक्सपेक्टेशन आप जरा एक्स बार का होल स्क्वायर ये फाइंड करने हम चल रहे हैं, तो ये वेरिएंस आप क्या हो जाएगा, एक्स बार प्लस का ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका 1/4 आया, और ये आपका थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से आप थीटा स्क्वायर जब फाइंड करने जाएंगे, हमें चाहिए थीटा स्क्वायर का अनबायस फाइंड कर लोगे तो ये कंप्लीट सफिशिएंट पे बेस है, तो आपका ये आपका यूनिफॉर्मली हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरा एक्स बार स्क्वायर माइनस का 1/4 और इसका एक्सपेक्टेशन थीटा स्क्वायर के इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया किसके, थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से आप एक चीज फिर आपने बोला कि ये 1 माइनस तो आपने बोला कि एक्स बार स्क्वायर माइनस का 1/4 ये आपका किसके लिए हो गया, थीटा स्क्वायर। तो अब इन दोनों को इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, मतलब आपने फाइंड क्या कर लिया, आपने फाइंड किया कि एक्स बार इज UMB फॉर थीटा, एक्स बार इज UMB फॉर थीटा एंड एक्स बार स्क्वायर माइनस का 1/4 इज UMB फॉर थीटा स्क्वायर। अब भैया इसमें 2 का मल्टीप्लाई ही तो करना है हमको चाहिए किसका, हमको चाहिए जी आप थीटा इक्वल टू, पहले यहाँ लिख लिया करो पैरामीटर किसका चाहिए, दोनों को ऐड कर सकते हैं बच्चों, ये आपका ऐड हो जाएगा। मतलब अगर मैं इन जनरल बोलूँ तो मेरा UMB में प्रॉपर्टी होती है कि मान लीजिए T1 जो है ये UMB है बच्चों थीटा 1 के लिए, और TI जो है ये थीटा I के लिए है। तो बच्चों समेसन TI, यहाँ मैं ए भी कह सकता हूँ AITI, ये आपका UMB हो जाएगा किसके लिए, समेसन AI थीटा I, ठीक है ना, ये UMB, क्योंकि UMB अनबायसनेस होता है एक तरह से, तो अनबायसनेस में लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, अनबायसनेस में लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो होती है अनबायसनेस में, तो ये लीनियर प्रॉपर्टी एक आती है, ये लीनियर प्रॉपर्टी की तरह है, ठीक है ना, ये लीनियर प्रॉपर्टी है UMB, ठीक है। तो यहाँ पर आप थीटा स्क्वायर की एक तरह से जो वैल्यू आई है वो रख सकते हैं, थीटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी एक्स बार स्क्वायर माइनस 1/4 आया और थीटा की वैल्यू 2 × एक्स। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा, ये क्या लिखा है ये, अब इसको आप स्क्वायर बनाइए, मतलब होल स्क्वायर के टर्म में, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x बार, ये प्लस का 1 है, जब आप स्क्वायर बनाने जाएंगे प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1/4, तो आपका ये 1 प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस का 3/4, ये मिला ना। उसने क्या बोला था, उसने क्या बोला है कि एक्स बार, तो ये आपका यही आंसर फॉल्स हो गया, यही आंसर ट्रू, सी ही फॉल्स है, बी ट्रू था, तो फॉल्स सी हमें बताना है, इज फॉल्स, सी फॉल्स है तो सी इज आंसर, सी आपका आंसर होगा। डी की अगर मैं बात करता हूं तो कह रहा वेरिएंस ऑफ 1 प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 प्लस थीटा स्क्वायर ग्रेटर और 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2। तो बच्चों अगर इसके वेरिएंस की बात करते हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं CRLB से ना, इसको चेक कर सकते हैं आप CRLB से।
तो ये आपका CRLB से अगर आप चेक करने जाएंगे तो बताते हैं हम, देखिए कह रहा वेरिएंस ऑफ वेरिएंस ऑफ 1 प्लस एक्स बार का, ये आपका ग्रेटर होगा किससे, 1 प्लस थीटा स्क्वायर, 1 प्लस थीटा का होल स्क्वायर बाई 2 होगा ना, 1 प्लस थीटा का होल स्क्वायर बाई 2। तो बच्चों अगर मैं बात करूं तो अभी हमने वेरिएंस क्या फाइंड किया, अगर मैं बात करूं तो वेरिएंस ऑफ, अगर मैं बात करूं बच्चों तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1 बाई, तो ये बच्चों आपका ग्रेटर आर इक्वल होगा CRLB से। CRLB अगर इसका मैं बात करूं तो CRLB आया 1 प्लस थीटा का होल स्क्वायर ना, क्योंकि ये आपका एक तरह से T है ना, ये आपका T है, और T क्या है यहाँ पर, ये T है, और जी आप थीटा आपका था, जी आप थीटा का जब हमने CRLB फाइंड किया था तो ये 1 प्लस थीटा, ये आपका थीटा स्क्वायर प्लस का 2 थीटा, अगर इसका मैंने CRLB जो फाइंड किया था वो ये आया। तो आप ऐसे क्रैमर और लोअर बाउंड से बोल सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ जी ऑफ थीटा, ये आपका ग्रेटर आर इक्वल होता है यहाँ पर आपका जो यहाँ पर जी डैश थीटा, वही जैसे हम लोग क्रैमर और लोअर बाउंड निकालते हैं आई थीटा, यही होता है, तो वही चीज़ हमने लिख दिया। तो अब ये वेरिएंस जो है, यहाँ वेरिएंस में आपका प्लस माइनस का तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो ये वेरिएंस क्या हो जाएगा, एक्स बार प्लस 1 का होल स्क्वायर, आपका ये ग्रेटर आर इक्वल किसके आ गया, 1 प्लस थीटा का होल। जब आप इससे ग्रेटर है तो इससे तो ग्रेटर ही रहेगा, मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू ओवरऑल मान लूँ कि आपका 1 है तो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो 1/2 से भी बड़ा होगा, तो इसीलिए आपका ये ट्रू है, ये ट्रू हो, ठीक है ना बच्चों, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना, ये ट्रू हो जाएगा। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कैसे, CRLB से, ठीक है ना, आप इसको चेक कर सकते हैं CRLB से, ये आपका ट्रू हो गया। तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू 1 प्लस थीटा का थीटा स्क्वायर बाई 2, ठीक है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी ना, स्क्वायर जब आप कर देंगे, थीटा कोई भी रियल नंबर हो स्क्वायर कर देंगे पॉजिटिव हो जाएगा 1 ऐड करके, तो आपका डी पार्ट भी ट्रू हो गया, डी पार्ट भी आपका ट्रू हो, डी पार्ट इज ट्रू, तो ये भी आपका ट्रू, तो आपका आंसर हो गया एफ पार्ट। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन जैम में बन सकते हैं, याद रखना ऐसे क्वेश्चन जैम में बन सकते हैं। अगर मैं बात कर लेता हूँ बच्चों इस क्वेश्चन की, तो ये अनबायसनेस पे और कंसिस्टेंसी पे है, शायद ये इस बार क्वेश्चन आया था, 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन, तो ये करने में इजी है, बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। देखो अगर बात करते हैं तो कह रहा T1 समेसन आई, तो बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, हाँ बहुत इजी है, एक्स आई आपका फॉलो कर रहा है नॉर्मल थीटा कामा थीटा स्क्वायर, थीटा कामा थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब T1 हमें, और T1 और T2 यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताऊंगा, क्वेश्चन अगर ऐसा बनाता तो थोड़ा टफ हो जाता। T1 आपका है समेसन एक्स आई, और T2 आपका है समेसन का एक्स आई स्क्वायर, और आई आप जानते हैं 1 to n है, ठीक है, लिखो चाहे आई इक्वल टू 1 तो आप थ्योरेटिकल तो लिख नहीं रहे हैं, तो आप रफली करेंगे, आई को नहीं लिखेंगे तो भी। अब बच्चों बोल रहा है कि T1 स्क्वायर अपॉन n इज अनमैच्ड फॉर थीटा, T1 स्क्वायर तो भैया यहाँ पर T1 बस डिफाइन है, T1 स्क्वायर तो डिफाइन नहीं है, थीटा ग्रेटर 0 है, तो हमें पहला एस्टिमेटर है T1 स्क्वायर बाई n स्क्वायर, और दो एस्टिमेटर लिख लेते हैं, T1 स्क्वायर, दोनों एस्टिमेटर पहले लिख लेते हैं ना, बार बार पीछे देखना पड़ेगा, T1 स्क्वायर बाई n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है ना, नहीं 2 नहीं, T2 बाई 2n, ये दो एस्टिमेटर दिया है T2 बाई 2n। तो देखो अगर मुझे T1 को अनबायस शो करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इसको अनबायस शो करना है तो इसका एक्सपेक्टेशन आ जाए पैरामीटर के इक्वल, जिस पैरामीटर के लिए बोला है। अगर अब मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 स्क्वायर फाइंड करना चाहूँ तो यहाँ मेरा टारगेट क्या है, 1 अपॉन n एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 स्क्वायर फाइंड। तो T1 को अगर मैं देखूँ तो T1 मेरा है क्या,
तो बच्चों आप इसको ऐसे लिखिए, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/n T1/n का होल स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए। अगर मैं देखूं तो T1 मेरा समेसन xi है ना, तो T1/n क्या हो जाएगा x बार, T1/n क्या हो जाएगा x बार, T1/n हो जाएगा आपका x बार ना, ये तो क्लियर दिख रहा होगा, T1/n x बार हो जाएगा। और नॉर्मल के केस में x बार क्या फॉलो करता है, या फिर फॉलो मत, फॉलो छोड़िए, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार, अगर मैं अब आपका ये आपका x बार बन गया, तो यहाँ से उसने पूछा क्या है, आपसे पूछा एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार का स्क्वायर। तो आप ये तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, कैसे, वेरिएंस ऑफ x बार, वेरिएंस ऑफ x बार प्लस का एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार का होल स्क्वायर, तो रख दीजिए वैल्यू, ये आपका हो जाएगा वेरिएंस का स्क्वायर बाई n, थीटा स्क्वायर बाई n, और ये हो जाएगा आपका थीटा स्क्वायर। तो आपका आएगा क्या, थीटा स्क्वायर 1+1, बताइए हुआ अनबायस हुआ थीटा स्क्वायर के लिए, नहीं, क्योंकि ये पैरामीटर भी आया ये वाला, अगर ये पैरामीटर नहीं आता तो ये इसके लिए अनबायस हो जाएगा। इस पैरामीटर के लिए अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं चालाकी दिखा के यहाँ लिख दूँ T1/n², और यहाँ पर मैं ले आऊँ n/n+1, तो इस n से n कैंसिल कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा ओवरऑल T1² n+1, इसके लिए हो जाएगा बच्चों n+1, इसके ये अनबायस है थीटा स्क्वायर, ये अनबायस। ऐसे अगर देता तो पहला ऑप्शन आपका ट्रू हो जाता, लेकिन पहला ऑप्शन फॉल्स, मतलब T1²/n नहीं है अनबायस, ठीक है ना, T1²/n नहीं है अनबायस, ठीक है, T1²/n² ये अनबायस नहीं, तो ये फॉल्स हो गए, ये फॉल्स हो गए। अब कह रहा है T2/2n, तो T2/2n भी चेक कर लो भाई ऐसे ही, तो T2/2n भी चेक कर लो ऐसे ही। तो T2/2n की अगर मैं बात करूं, T2/2n की अगर मैं T2/2n की बात करूं, तो T2 मेरा है क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 मेरा है समेसन xi² / 2n। अब ये आएगा आपका एक्सपेक्टेशन किसके, 1/2n, और यहाँ समेसन का एक्सपेक्टेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर, और xi² वेरिएंस वैसे ही फाइंड करो xi का, तो आप जानते होंगे कि एक्सपेक्टेशन अगर मुझे xi² फाइंड करना हो, तो ये आपको कई बार हमने बताया है कि ये वेरिएंस ऑफ xi प्लस आपका ये एक्सपेक्टेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर इसके इक्वल हो, ये हमने आपको कई बार बताया है क्लास में। तो ये आप फाइंड कर लेंगे इजिली, आपका ये आ जाएगा, और लिख दीजिए θ² प्लस θ², मतलब आपका ये θ²। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 1/2n, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को n टाइम ऐड कर रहा है, i = 1 to n कर रहा है, कांस्टेंट को 2θ², भैया ऊपर वाला आ जाएगा 2n θ² डिवाइड बाई आपका 2n, तो 2n से 2n कैंसिल, तो आ गया ये आपका, तो ये अनबायस है, T2/2n अनबायस, तो बी पार्ट आपका ट्रू, तो बी पार्ट आपका ट्रू है, बी पार्ट इज ट्रू, आपका ये ट्रू हो, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। तीसरा कह रहा है T1²/n² इज कंसिस्टेंट फॉर θ², और T2/2n इज कंसिस्टेंट फॉर। तो बच्चों आप कंसिस्टेंसी आपको चेक करना है, तो कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे आप, इजी बताएं या आपको लॉन्ग अप्रोच बताएं, तो हम तो इजी वाले ही अप्रोच बताएंगे कि हमको लॉन्ग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। पहले आप लिखिए T1/n, तो T1/n है क्या, x बार है, x बार है मतलब समेसन का xi/n है, तो आप ये जानते हैं WLN से ये किसके लिए अनबायस होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ xi के, मतलब आपका ये किसके लिए होगा, थीटा के लिए। तो आपने क्या बताया यहाँ से कि T1/n जो है ये किसके लिए कंसिस्टेंस हुआ, कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी थीटा, कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी थीटा किससे, बाय WLN, बी क्लास लार्ज नंबर, बी क्लास लार्ज नंबर। अब बच्चों कॉन्टिन्यूस मैपिंग थ्योरम आपके पास है, कॉन्टिन्यूस मैपिंग थ्योरम आपके पास, कॉन्टिन्यूस मैपिंग थ्योरम भी है, अगर नहीं किसी को आती तो समझ लो कॉन्टिन्यूस मैपिंग थ्योरम किसे कहते हैं, अगर किसी को नहीं आता तो लिख लो कॉन्टिन्यूस। वैसे मैंने कॉन्टिन्यूस मैपिंग थ्योरम आपको कई बार बताया होगा,
कॉन्टिन्यूस मैपिंग थ्योरम। तो कॉन्टिन्यूस मैपिंग थ्योरम ये बोलती है बच्चों कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक एक्शन सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस मेरी प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज है या कंसिस्टेंट है एक्स के लिए, तो बच्चों यहाँ अगर मैं एच एक फंक्शन डिफाइन कर दूं, एच डॉट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन इफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन देन बच्चों यहाँ एच ऑफ एक्स एन भी कन्वर्ज करेगा या कंसिस्टेंट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि मेरा एक्स बार जो है ये कंसिस्टेंट कर रहा है या कन्वर्ट कर रहा है प्रोबेबिलिटी में थीटा। तो बच्चों यहाँ से एक्स बार स्क्वायर जो होगा ये थीटा, थीटा कर दीजिए विथ थीटा। एक्स बार स्क्वायर कहाँ कन्वर्ट कर जाएगा, थीटा स्क्वायर। और इसके बाद मान लीजिए ई के पावर एक्स बार कहाँ कन्वर्ट कर जाएगा, ई के पावर थीटा। एल एन एक्स बार बाई 3 कहाँ कन्वर्ट कर जाएगा, एल एन थीटा बाई 3, एल एन थीटा बाई। ये सब कॉन्टिन्यूस मैपिंग थ्योरम। तो यहाँ से अगर मैं कॉन्टिन्यूस मैपिंग थ्योरम लगा दूं बच्चों, तो इसका स्क्वायर करूंगा अगर टी एन बाई एन का स्क्वायर, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इसमें बस वैल्यू रख दो, टी एन की वैल्यू थीटा आई तो यहाँ थीटा स्क्वायर, तो कंसिस्टेंट। तो ये पहला आपका ऑप्शन ट्रू। तो पहला ऑप्शन आपका, सॉरी पहला नहीं, आपका सी ऑप्शन ट्रू। तो ये भी कंसिस्टेंट हो गया, ये भी आपका कंसिस्टेंट हो गया, मतलब ये भी ट्रू है। अब कर रहा है टी टू अपान टू एन, तो टी टू अपान टू एन तो आप इजिली बोल सकते हैं ना, टी टू अपान टू एन तो इजिली है, वहाँ तो कोई थ्योरम भी नहीं लग रहा, मतलब उसको तो इजिली बोल सकते हैं ना। टी टू अपान टू एन की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों टी टू अपान टू एन राइट समेसन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई टू एन। और यहाँ पर हमने बताया था कि सैंपल मोमेंट इज कंसिस्टेंट फॉर पॉपुलेशन मोमेंट, ये आप जानते हैं, ये आपको मैथड ऑफ मोमेंट में बताया गया था कि 1 अपान एन समेसन एक्स आई के पावर आर, ये कहाँ कंसिस्टेंट करता है प्रोबेबिलिटी में, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई के पावर आर। तो यहाँ ये कहाँ कन्वर्ज करेगा प्रोबेबिलिटी में, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ 2 आपका एक तरह से कांस्टेंट है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर आपका क्या आया, थीटा स्क्वायर। तो यहाँ 2 था, मल्टीप्लाई में 2 थीटा स्क्वायर आया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कहाँ कन्वर्ज कर गया, थीटा स्क्वायर। तो आपका टी टू अपान टू एन ये भी आपका ठीक है, ये डी भी ट्रू हो गया। अब बच्चों मैं जो क्वेश्चन की बात करता था, अगर मैं एग्जामिनर होता तो आपसे पूछता कि T1 अपान T2 कहाँ कन्वर्ज, T1 अपान T2 कहाँ कन्वर्ज करे, ये प्रोबेबिलिटी में कहाँ कन्वर्ज। तो अगर मैं T1 अपान T2 आपसे बोलूँ तो मैं आपसे एक तरह से पूछ रहा हूँ समेसन एक्स आई इक्वल टू 1 to n डिवाइड बाई समेसन एक्स आई स्क्वायर, यही कन्वर्ज पूछ रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चों यहाँ 1/n से डिवाइड कर दूँ, यहाँ भी 1/n से मल्टीप्लाई कर दूँ, सॉरी n से डिवाइड 1/n n, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कैंसिल आउट हो जा रहे हैं दोनों। ठीक है, अब आपको अभी पीछे बताया हमने कि आपका जो ऊपर वाला सीरीज है, मतलब ये 1 अपान n है, ये कहाँ जाएगा, आपको ये रूल लिखा, ये रिजल्ट लिखा, इस रिजल्ट से बताइए ये आपका जाएगा कहाँ, कन्वर्ज करेगा प्रोबेबिलिटी में, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई, मतलब थीटा। नीचे वाला 1 अपान n समेसन एक्स आई स्क्वायर, ये कहाँ कन्वर्ज करेगा प्रोबेबिलिटी में, 2 थीटा स्क्वायर। तो अब आपको ये रूल पता ही है कि अगर एक्सन कन्वर्ज कर रहा प्रोबेबिलिटी में एक्स पर, रिजल्ट अगर नहीं पता तो हमने आपको बोला था कि आप एल्जेब्रा ऑपरेशन इन एल्जेब्रा, मतलब ऑपरेशन या एल्जेब्रा इन प्रोबेबिलिटी कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी, आप नीरज मिश्रा सर की नोट से पढ़िएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये आपकी मिस्टेक है बच्चों, क्योंकि आप अपने करियर के साथ फिर फेल कर रहे हैं, इसलिए आप पढ़िए, उसको नहीं समझ में आता तो फिर आप बताइए, तो पे आगे विचार किया जाएगा। तो एक्स एन अपान वाई एन, अगर वाई एन 0 पे नहीं कन्वर्ज हो रहा तो आपका ये एक्स बाई वाई पे कन्वर्ज,
तो आपको ये रूल लिखाया जा चुका है। एक्स बाई वन है, ये गिवन नहीं है, बाई है, ठीक है ना, डिवाइड में है, ठीक है बच्चों। एक तरह से एक्स गिवन नहीं है, एक्स बाई वाई, ठीक है। तो एक्स बाई वाई है, तो यहाँ पर आपका ये कहाँ चला जाएगा, ये आपका कन्वर्ट करेगा प्रोबेबिलिटी में, कहाँ, ऊपर वाला थीटा बाई 2 थीटा स्क्वायर। तो आपका 2 से थीटा कैंसिल, तो आपका थीटा बाई, ये आपका 1/2 थीटा, और यहाँ थीटा आपका ग्रेटर जीरो दिया है बच्चों, थीटा ग्रेटर जीरो दिया है उसको। तो आपका ये 1/, तो मैं एग्जामिनर होता तो आपको ऑप्शन ये जरूर देता कि T1/T2 इज कंसिस्टेंट फॉर 1/2, मतलब मैं ऑप्शन ये बनाता कि T1/T2 इज कंसिस्टेंट, इज कंसिस्टेंट, इज कंसिस्टेंट फॉर 1/2। थीटा ग्रेटर जीरो है तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये डी पार्ट मान लीजिए कि मैं ए पार्ट ही कर देता, तो ये भी आपका ट्रू हो जाता, मतलब ये मैं ए पार्ट मत लिखूँ नहीं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये भी आपका ट्रू होता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर उसे हार्ड बनाना होता तो ये ऑप्शन डिसाइड कर देता, आधे बच्चे इसको नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपने आप में बोल सकते हैं आप कि अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट सीखना, क्या बताना चाह रहा हूं। कह रहा है कि लेट एक्स एंड वाई आर टू रैंडम वेरिएबल ऑफ डिस्क्रीट टाइप विथ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके, आपके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिए हैं, एक्स के भी दिए हैं, वाई के भी दिए हैं, ठीक है। अब बोला है कि एक्स इज कंप्लीट, वाई इज कंप्लीट, एक्स इज नॉट, वाई इज नॉट, एक्स इज वाई नॉट, वाई नॉट, वाई इज एक्स नॉट, ऐसे ही ऑप्शन दिया है। लेट एक्स एंड वाई, ठीक है। अगर हमें कंप्लीटनेस चेक करनी होती है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे कंप्लीटनेस चेक करनी है किसी भी स्टैटिस्टिक की, अगर मुझे कंप्लीटनेस चेक करनी है किसी स्टैटिस्टिक की, मान लीजिए टी की, तो मैं क्या बोलता हूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, मान लीजिए टी मेरा एक स्टैटिस्टिक्स है, मैं क्या बोलता हूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी थीटा बिलोंग टू पैरामीटर स्पेस। दैट मीन्स इसका मतलब होता है कि मेरा जी ऑफ थीटा, जी ऑफ टी जो आए ये 0 हो जाए, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ऑफ टी जो आए ये इक्वल टू 0, ये 1 हो जाए फॉर एवरी थीटा बिलोंग टू पैरामीटर स्पेस। ये मेरा कंप्लीटनेस की डिफिनीशन होती है, अगर नहीं पता तो ये कंप्लीटनेस की डिफिनीशन होती है, ठीक है। तो ये मेरी कंप्लीटनेस की डिफिनीशन हो गई। तो अब यहाँ पर अगर मैं फंक्शन मान लूँ एफ और जी, मान लीजिए एक्स के लिए एफ है, तो पहले एक्स का पीडीएफ पीएमएफ लिख लीजिए। तो एक्स का पीएमएफ की अगर मैं बात करूँ यहाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स, एक्स इक्वल टू 0, या आपका सॉरी कैपिटल एक्स इक्वल टू एम, और एम की वैल्यू जो है वो लिख लूँगा। तो आ जाओ भाई पीडीएफ पीएमएफ पे, तो एक है 0 1 2 और एक 2p 2p 1। तो यहाँ आपकी m की एक तरह वैल्यू है आपकी 0 1 2 2p 2p 1 माइनस 4p, यही वैल्यू है आपकी। तो आपने ये पीएमएफ लिख लिया। अब बच्चों कंसिस्टेंसी के लिए हम लोग करेंगे क्या, ओ सॉरी कंप्लीटनेस के लिए हमने अभी आपको बताया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ मान के चलिए, जी ही ले लीजिए, जी जी ऑफ टी इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। अब आपका टी क्या है, यहाँ पर एक ही रैंडम सैंपल है, यहाँ एक ही रैंडम सैंपल है एक्स और वाई, तो वाई अपने लिए है, एक्स अपने लिए, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ टी ना लिख के आप एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स लिखिए, क्योंकि एक ही रैंडम सैंपल है, कोई स्टैटिस्टिक तो है नहीं, यहाँ एक्स ही है, तो इसको 0 करिए। तो इसको जब आप 0 करेंगे तो यहाँ से आप एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स तो निकाल सकते हैं इजिली। ये आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x आपका, x एक तरह से m बोल सकते हैं, तो m की वैल्यू आपकी क्या है, 0 से आपकी 2 तक है, और ये g ऑफ m हो जाएगा एक तरह से g ऑफ m, और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू m, ये आपका 0 हो जाएगा, यही होगा बाय डेफिनेशन। एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन लगाओ बच्चों यहाँ जर्नल। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो पहली वैल्यू m की क्या है, 0 है, तो g ऑफ 0 अगर मैं बात करूँ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आएगा। दूसरा आपका क्या आएगा, g ऑफ 1 और x इक्वल टू 1, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। दूसरा क्या, तीसरा क्या आएगा बच्चों, g ऑफ 1, g ऑफ 2 आएगा यहाँ, और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ओवरऑल 0।
ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो वैल्यू रख दीजिए आप। जी ऑफ जीरो जब वैल्यू रखेंगे तो पहली वैल्यू आपके पास 2p है, दूसरी वैल्यू आपके पास जी ऑफ 1 है जो 2p है, तीसरी वैल्यू आपके पास 1 माइनस का 4p, और यहाँ पर आपका जी ऑफ टू इक्वल टू 0। अब यहाँ से p वाले टर्म को एक तरफ कर लो, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि 2p वहाँ है और 4p वहाँ है। तो आप चाहें तो 2 ऑफ p कॉमन ले लीजिए, तो आपका ये हो जाएगा जी ऑफ 0 प्लस का जी ऑफ 1 और यहाँ माइनस का 2 जी ऑफ 2। और यहाँ प्लस का जी ऑफ 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों आप कंपेरिजन कर सकते हैं, क्यों? जब आप कंपेरिजन करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि ये पॉलिनोमियल है एक 1 डिग्री का और ये यहाँ पर 0 है। तो जब आप इसका कंपेरिजन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? जी ऑफ 0 प्लस का जी ऑफ 1 माइनस का 2 जी ऑफ 2 इक्वल टू 0 मिलेगा। एंड बच्चों आपको मिलेगा, एंड साथ में ये भी मिलेगा जी ऑफ 2 इक्वल टू, ये कैसे मैंने लिखा? कोफिशिएंट देखिएगा, यहाँ p का कोफिशिएंट ये है पूरा टर्म और यहाँ p का कोफिशिएंट 0, तो मैंने p वाले कोफिशिएंट को 0 कर दिया। जी ऑफ 2 का भी कोफिशिएंट 0, तो आपका ये ओवरऑल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों जी ऑफ 2 की वैल्यू 0 आई, तो यहाँ मैं जैसे जी ऑफ 2 की वैल्यू रख दूंगा ये, तो यहाँ से मेरा क्या मिल जाएगा? जी ऑफ 0 प्लस का जी ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो अब मुझे बताना है कि ये कंप्लीट है कि नहीं। तो ये कंप्लीट है। यहाँ से हमको मिला क्या? हमको मिला बच्चों कि जी ऑफ 1 जो मिला ये इक्वल मिला किसके? माइनस का जी ऑफ 0 के। यही मिला। तो अगर मैं ऐसा फंक्शन एक बना दूं जी ऑफ एक्स इस तरह, यहाँ लिख दूं 1 माइनस 1 इफ एक्स इक्वल टू आपका 0 हो, यहाँ 1 यहाँ माइनस 1 इफ एक्स इक्वल टू आपका 0 हो, यहाँ 1 इफ एक्स इक्वल टू आपका 1 हो, इफ एक्स इक्वल टू आपका 2 हो तो ये 0 कर दो। ये फंक्शन मैंने बना दिया। क्या ये फंक्शन 0 है? दिस फंक्शन इज 0 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इज 1। बताइए, है देखने में लग रहा है जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 1 है? नहीं ना। जब प्रोबेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पर एक्स इज नॉट कंप्लीट। तो ये होता है बच्चों एक्चुअली में कॉन्सेप्ट होता है कंप्लीटनेस का। एक्स इज नॉट कंप्लीट, एक्स इज नॉट कंप्लीट। ठीक है ना। तो यक्स आपका नहीं कंप्लीट होगा, तो पहला एक्स नहीं कंप्लीट होगा। अब मैं वाई की बात करता हूं बच्चों, तो यहां पर पहले पीएमएफ ऑफ वाई लिख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू के की बात कर लूं मैं, के। यहाँ के जैसे हम वहाँ m लिए थे तो यहाँ के, तो यहाँ लिख लो भाई p/2 4p स्क्वायर 1 माइनस का p/2। p/2 बच्चों p स्क्वायर 4p स्क्वायर 1 माइनस p/2 माइनस का 4p स्क्वायर। वैल्यू सेम ही है 0 1 2, 0 1 2 ही है ना। हाँ 0 1 2। रेंज आपकी पी की तो आप वो जानते होंगे पी कब कब डिफाइन है, तो वो आप मैं नहीं लिखा, फिर भी आप समझ जाइएगा। ठीक है ना, इतना आप समझदार हैं। तो यहाँ आपका एक्स आपका या के, मैं के लिख के चल रहा हूँ के, तो के आपका यहाँ पर क्या है? के यहाँ पर आपका 0 है, यहाँ पर के आपका 1 है, यहाँ पर के आपका 2 है। तो बच्चों अगर मैं इसके कंप्लीटनेस की बात करता हूँ तो वही डिफिनीशन से चलेंगे। डिफिनीशन से अगर मैं चलूँ बच्चों तो मैं क्या करूँगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ ऑफ मैं इस बार ले रहा हूँ, या फाई ले लीजिए आप। अगला अनदर फंक्शन फाई ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 करेंगे। हम यही करेंगे जैसे पीछे किए थे, वैसे ही इसमें भी अप्रोच करेंगे। तो बस डिफिनीशन लगा लो। तो यहाँ मैं लिखूंगा नहीं डिफिनीशन समेशन वाली, डायरेक्ट लिखूंगा। तो पहली वैल्यू के की वैल्यू 0 है, तो फाई ऑफ 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 0 प्लस का फाई ऑफ 1
और प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1, इतनी बात क्लियर। प्लस यहाँ पर फाई ऑफ 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 2, ये इक्वल टू 0, इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो ये बच्चों आपका अलग है इधर, ठीक है ना। ये आपका अलग है, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ ये आपका अलग है, ठीक है। ये आपका अलग है, ठीक है। ये 0 हो गया, ठीक है। तो अगर ये 0 तो वैल्यू रख दो फाई ऑफ 0 इज इक्वल टू p/2 और प्लस का फाई ऑफ 1 4p² प्लस का फाई ऑफ 2 और ये 1 माइनस p/2 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बच्चों आप पहले p वाले टर्म को तो p/2 वाले को लिख लीजिए और फिर p वाले को लिखिएगा, फिर अलग अलग। तो जैसे आप p/2 वाले को लिखेंगे तो p/2 का जो कोएफिशिएंट आएगा यहाँ पर वो आएगा आपका फाई ऑफ 0 और माइनस का फाई ऑफ 2, यही आएगा p/2 का। 4p² का अगर मैं लिखूंगा तो 4p² का मेरा आएगा फाई ऑफ 1 और यहाँ पर आएगा माइनस का फाई ऑफ 2, इतनी बात क्लियर। अब अगर बच्चों मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ से एक मेरा प्लस का फाई ऑफ 2, प्लस का फाई ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, इतनी बात क्लियर। अगर अब हम देखें यहाँ से बच्चों तो यहाँ से अगर मैं कंपेरिजन करूँ मतलब पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंटों की तो मुझे मिलेगा क्या, फाई ऑफ 0 माइनस का फाई ऑफ 2 0, और बच्चों फाई ऑफ 1 माइनस का फाई ऑफ 2 0 और फाई ऑफ 2 0। तो अब मुझे बताइए यहाँ से वैल्यूज क्या मिलेंगी। अगर मैं फाई ऑफ 2 0 की यहाँ वैल्यू लिखूंगा तो फाई ऑफ 1 0 और यहाँ वैल्यू रखूंगा तो फाई ऑफ 0 0। तो यहाँ से अगर मैं कंक्लूजन दूं तो मेरे तीनों फंक्शन फाई ऑफ x 0 है जब आपका x 1 2 3 हो एक तरह से ना। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ से मेरा फाई ऑफ 0 इक्वल टू क्या आया, फाई ऑफ 1 आया, फाई ऑफ 2 इज इक्वल टू ये 0 आया। तो यहाँ पर फॉर एवरी कोई भी वैल्यू आप लेंगे x की सारी वैल्यू 0 तो माना फंक्शन ही 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन ये किसके लिए, फॉर एवरी p जो आपका बिलोंग कर रहा हो जिस भी रेंज में हो। क्या रेंज है, रेंज देख लेते हैं, 0 से 1/4, 0 से 1/4, ठीक है, 0 से 1 इस रेंज में। तो p की सारी रेंज के लिए आपका फंक्शन ही 0 है, मतलब ये फंक्शन ओवरऑल r जितना भी इसका स्पेस है, पैरामीटर स्पेस है, उस पैरामीटर स्पेस में ही 0 है। तो जब पैरामीटर स्पेस में ही 0 है मतलब ये कंप्लीट हो गया ना। तो आपका यहाँ से मिला क्या, यहाँ से आपको मैं यहाँ से अगर मैं कंक्लूड करूँ तो यहाँ से मुझे मिला कि फाई ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी बिलोंग टू फॉर एवरी p बिलोंग टू पैरामीटर, जो भी आपका पैरामीटर स्पेस हो 0 से 1/4। तो बच्चों ये जब फाई ऑफ x 0 है, मतलब सॉरी x नहीं y लिखिए, यहाँ फाई ऑफ y 0 है आपका, क्योंकि y रैंडम वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं। तो y इज कंप्लीट, y इज कंप्लीट, क्योंकि आइए इसका मतलब प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझा करिए प्रोबेबिलिटी से। मतलब अगर मैं प्रोबेबिलिटी कोई भी चीज देखूं फाई ऑफ y 0 तो ये 1 है, क्योंकि ये श्योर इवेंट है ना, सारे 0 हो रहे हैं भैया। कोई भी नॉन 0 मिल जाता तो हम लोग यहाँ पर कंट्रडिक्शन लगाते, लेकिन सारे 0 हैं, मतलब ये प्रोबेबिलिटी भी, ये श्योर इवेंट है एक तरह से, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 हो गई। तो y आपका कंप्लीट हो गया, x आपका कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ये होगा, y इज कंप्लीट एंड x इज नॉट कंप्लीट, मीन्स डी इज योर आंसर ही, आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात आप सबको क्लियर समझ में आई होगी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की। तो ये कह रहा है लेट x1 x2 x3 भी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों ट्रिकी बना दिया था, मतलब इजी है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है सफिशिएंट स्टैटिस्टिक ना, तो आप इसका लाइक्लीहुड लिख लीजिए।
एल ऑफ थीटा गिवन एक्स, x1, ये आप जानते हैं ना वेक्टर फॉर्म है, x2 जितने रैंडम वेरिएबल हो, जितने रैंडम वेरिएबल हैं x2 और x3। तो आप जब लिखेंगे इसको तो यहाँ पर मिलेगा आपको प्रोडक्ट ऑफ i इक्वल टू, यहाँ k है बच्चों ना, k लिखोगे, k इक्वल टू 1 to थीटा और k थीटा e के पावर माइनस का k थीटा x k कर लीजिए, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ देखो बच्चों k की वैल्यू रख दो, तो आपका जब k की वैल्यू पहले आप 1 रखेंगे तो k इक्वल टू यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा ना, क्योंकि 3 रैंडम है। तो यहाँ k की वैल्यू पहले आप रख दो, तो k की वैल्यू जब आप रखोगे तो पहला थीटा e के पावर माइनस का थीटा x1 ये आएगा। दूसरा आपका इंटू 2 थीटा मल्टीप्लाई में 2 थीटा e के पावर माइनस का 2 थीटा x2। तीसरा आएगा आपका 3 थी मल्टीप्लाई प्लस में नहीं मल्टीप्लाई में 3 थीटा और e के पावर माइनस का 3 थीटा x3। तो बच्चों यहाँ से आप थीटा वाले टर्म को एक साथ ले जाइए, तो आपका ये हो जाएगा 6 थीटा क्यूब और ये हो जाएगा e के पावर माइनस का थीटा और ये x1 प्लस का 2x2 प्लस का 3x3 प्लस का 3x3। तो आपका अब यहाँ से आप सफिशियंट बता सकते हैं। अब आप यहाँ से सफिशियंट बताइए, तो यहाँ से सफिशियंट आपका ये क्या है, ये आपका एक तरह से क्या लिखा g ऑफ, यहाँ t की अगर मैं बात करूँ ये x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 आमा थीटा यही लिखा है, और एच ऑफ एक्स यहाँ 1 ले लीजिए और ये थीटा की वाले को पूरा जी ऑफ टी मान लीजिए, एच ऑफ एक्स को 1 ले लीजिए, तो ये आपके ऊपर। तो यहाँ से आपका जो सफिशियंट स्टैटिस्टिक मिला वो ये मिला, मतलब डी पार्ट ऐसे सफिशियंट स्टैटिस्टिक। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास एमएलई के। एमएलई की अगर मैं बात करूँ, एमएलई मान लीजिए कि एक्स आई आपका फॉलो कर रहा है बच्चों एक्सपोनेंशियल आई थीटा, एक्सपोनेंशियल आई लेमडा। यहाँ पर लेमडा का एमएलई पूछ ले, लेमडा का एमएलई, तो आपको कैसे करना है एग्जाम में, यहाँ लेमडा का एमएलई, लेमडा कैप एमएलई, तो आपको कैसे करना है बच्चों एग्जाम में, आपको फाइंड करना है सबसे पहले एफ ऑफ एक्स आई कामा लेमडा, एक्स आई कामा लेमडा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो आप मान के चलिए आई लेमडा ई के पावर माइनस का आई लेमडा यही होगा एक रैंडम। यहाँ से लाइक्लीहुड अगर मैं लिखूँ, लाइक्लीहुड अगर मैं अब लिखने जाऊँ क्या, लाइक्लीहुड अगर मैं अब लाइक्लीहुड लिखने जाऊँ बच्चों, लाइक्लीहुड, तो मेरा जो लाइक्लीहुड होगा एल ऑफ लेमडा गिवन एक्स कर्ल, ये बच्चों आपका होगा प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल टू 1 to n आई लेमडा ई के पावर माइनस का आई लेमडा। तो बच्चों अब यहाँ आई की डिफरेंट वैल्यू के लिए अलग अलग आएगा, तो ये आपका पहला ये पावर में हो जाएगा ई के पावर माइनस का आई लेमडा और यहाँ समेसन कर दीजिए आई इक्वल टू पावर में समेसन आई इक्वल टू 1 to n आई लेमडा ये होगा। और यहाँ ये प्रोडक्ट आई लेमडा, तो मतलब पहला आपका 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल टू 1 to n आई और यहाँ फिर लेमडा के पावर n, ऐसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बच्चों आप लाग ले लीजिए, इसका लाग ले लीजिए, लाग। जब आप इसका लाग लाइक्लीहुड एल डिफाइन करेंगे तो हो जाएगा लाग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल टू 1 to n आई और ये हो जाएगा माइनस का n लाग लेमडा, माइनस का n लाग लेमडा, सॉरी प्लस का n लाग लेमडा और ये माइनस का समेसन का i यही आएगा आई इक्वल टू 1। अब बच्चों इसका आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे लेमडा के रिस्पेक्ट में, तो डी एल बाई डी लेमडा ये आपका क्या आएगा, पहला वाला तो 0 चला जाएगा, दूसरा वाला आपका आ जाएगा n बाई लेमडा, तीसरा वाला देखिएगा गौर से, ये माइनस का समेसन आई इक्वल टू 1 to n आई इक्वल टू 1 to n आई लेमडा, ठीक है ना। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू इसको 0 करिए, सेटिंग 0, इसको जब पुट करेंगे 0 के इक्वल, इसको 0 इक्वल पुट करिए। जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे, जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपका यहाँ से n बाई लेमडा इक्वल टू क्या आएगा, समेसन आई इक्वल टू 1 to n आई लेमडा। यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, लेमडा की वैल्यू आई आपकी n अपान समेसन आई लेमडा। तो ये बच्चों आपका एमएलई हो गया आई इक्वल टू, तो ये आपका एमएलई हो गया। तो ऐसे ही बच्चों
आप डबल डेरिवेटिव चेक करिएगा वो निगेटिव आएगा नेसेसरी। तो ऐसे ही यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की जगह पॉइसन आई लैम्डा नॉर्मल आई थीटा। देखो यहाँ पर कई डिस्ट्रीब्यूशन में लिख सकता हूँ, पॉइसन आई थीटा, पॉइसन आई थीटा ऐसा हो, ये देखिएगा यहाँ इन जनरल नॉर्मल आई थीटा कामा 1, नॉर्मल 0 कामा आई सिग्मा स्क्वायर। तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बना सकता हूँ। तो आपको मेथड यही लगाना है, ठीक है ना। तो ये आप जाके घर पे सॉल्व करिएगा, ये सारी चीज़ें आप घर पे सॉल्व करिए। तो ये आपका होमवर्क है एक तरह से, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो इतनी बात आप सबको क्लियर समझ में आई होगी। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होगा, यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होगा। बच्चों अगर बात कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन की, तो देखो यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, कह रहा है कि लेट x1 x2 बी अ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैविंग द सेम मीन थीटा। दोनों का मीन थीटा है, मतलब आईआईडी है एक तरह से, और वेरिएंस आईआईडी नहीं है क्योंकि वेरिएंस अलग अलग है। सेम मीन है लेकिन वेरिएंस अलग अलग है। तो बच्चों यहाँ पर x1 की अगर मैं बात करूँ, x1 की, तो x1 का अगर मैं एक्सपेक्टेशन की बात करूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, तो ये बच्चों आपका है थीटा। ये वेरिएंस लिखा ना बच्चों, ये क्या लिखा है अगर मैं आपसे पूछूं तो ये क्या लिखा है, ये वेरिएंस ही लिखा ना, क्योंकि ये वेरिएंस ऑफ x1 को मैं क्या लिखूंगा, या x को क्या लिखूंगा, ये क्या होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस, इन जनरल पहले बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, यही होता है। अगर मैं यहाँ x1 कर दूं, यहाँ x1 तो यहाँ x1 यहाँ x1, तो आपका ये क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। इसमें वेरिएंस ऑफ x1 आपके पास क्या है बच्चों, वेरिएंस ऑफ x1, वेरिएंस ऑफ x1 क्या है, ये आपके पास वेरिएंस ऑफ x1, ये आपके पास है वेरिएंस ऑफ x1 आपके पास है 1। अगर सिमिलरली वे पे मैं x2 की बात कर लूँ, x2, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 आपका थीटा हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 ये थीटा हो जाएगा। और वेरिएंस ऑफ x2 की अगर मैं बात करूँ, वेरिएंस ऑफ x2, तो ये आपका 2 हो। तो इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब हमसे देखो क्वेश्चन में जो लिखा है वो पहले लिख लिया करो। फॉर एस्टिमेटिंग थीटा द एस्टिमेटर टी बी है, यहाँ पर बी, यहाँ जी नहीं बी है, टी बी x1 x2 अल्फा x1 प्लस 1 माइनस का अल्फा x2, और यहाँ टी जी नहीं, यहाँ टी बी है। तो दोनों जगह पहले टी बी कर लो, ठीक है। एग्जाम में टी बी था, या टी जी भी कर लोगे तो जी का तो कहीं इफेक्ट नहीं है ना मुझे। तो हमें बोला है कि इसके लिए वैल्यू ऑफ अल्फा which द वेरिएंस ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर which द वेरिएंस ऑफ दिस इज मिनिमम। मतलब हमारे पास एक एस्टिमेटर ये डिफाइन किया है और पूछा है कि यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये वेरिएंस मिनिमम हो। तो देखो यहाँ टी जो डिफाइन किया, पहले टी लिख लो, टी बी क्या है, या जी कर लो, कुछ भी दिक्कत नहीं, x1 कामा x2, और ये है क्या, ये है आपका अल्फा, अल्फा x1 प्लस 1 माइनस अल्फा x2, अल्फा x1 प्लस 1 माइनस का अल्फा x2। इतनी बात क्लियर हुई होगी सबको। देखो अगर इसका मुझे सबसे पहले इसका वेरिएंस फाइंड करो, वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ टी बी, x1 x2 में छोड़ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ अल्फा x1 प्लस 1 माइनस अल्फा x2। अब मुझे बताइए कि कोवेरिएंस जीरो है क्या, मतलब इंडिपेंडेंट है क्या, पहले ये देख लो। हाँ, तो यहाँ से देखो कोवेरिएंस जीरो मतलब इंडिपेंडेंट है, यहाँ इंडिपेंडेंट का मतलब कोवेरिएंस जीरो आया। x1 इंडिपेंडेंट है x2 से, इसका मतलब क्या है आपका कोवेरिएंस x1 और x2 के बीच में, x1 और x2 के बीच में जो कोवेरिएंस है बच्चों वो जीरो हुआ, क्या हुआ, जीरो हुआ, इंडिपेंडेंट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका ये जो आएगा, ये आएगा वेरिएंस ऑफ, वेरिएंस की प्रॉपर्टी लगाइए, कांस्टेंट बाहर आएगा, अल्फा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, और फिर आपका आएगा 1 माइनस का अल्फा का होल स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। वो वेरिएंस वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। वो वेरिएंस वाला टर्म जीरो हो जाएगा इसलिए नहीं लिख रहा, आप लोग लिख लीजिएगा वो जीरो हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में ही करें, कोवेरिएंस जीरो है तो मत लिखा करो। अब वेरिएंस ऑफ x1 की वैल्यू आपकी 1 है, तो अल्फा स्क्वायर इंटू 1 कर लो, प्लस का 1 माइनस का अल्फा का होल स्क्वायर इंटू 2 कर लो। तो आपका ये ओवरऑल जो आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 2, और यहाँ 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका वेरिएंस ऑफ टी बी है। क्या है ये, वेरिएंस ऑफ टी बी।
वेरिएंस ऑफ टीबी है ये, वेरिएंस ऑफ टीबी है ये, वेरिएंस ऑफ टीबी। तो अगर अब मैं बात करूं वेरिएंस ऑफ टीबी, अब हमें मिनिमम, तो मिनिमम के लिए मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाओ। तो मैं अगर इसका डेरिवेटिव कर दूं, मान लो कि ये टीबी वेरिएंस आया, तो मान लीजिए कि ये जी ऑफ अल्फा आया, फंक्शन आया जी ऑफ अल्फा का। तो अगर मैं जी डैश अल्फा कर दूं, जी डैश अल्फा कर दूं, तो यहाँ से क्या आएगा जी डैश अल्फा, ये आएगा 2 अल्फा प्लस का 4 अल्फा, सॉरी 4, और ये 1 माइनस का अल्फा, 4 1 माइनस का अल्फा, और यहाँ माइनस का, यही आएगा माइनस। अब इसको जीरो कर दो बच्चों, जीरो। जब आप इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ से जो वैल्यू आएगी तो क्या आएगी, 2 से 2 कॉमन ले लो पहले, तो अल्फा माइनस का 2, और यहाँ 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी वो हो जाएगी यहाँ से 3 अल्फा इज इक्वल टू 2, 3 अल्फा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू है बच्चों, अल्फा है आपका 2/3। अब पूछा क्या है, मिनिमा ना, तो मिनिमम में आप जब जी डबल डेरिवेटिव करोगे ना, जी डबल डेरिवेटिव यहाँ आप डबल डेरिवेटिव भी कर लीजिए। तो जी डबल डेरिवेटिव जब करोगे अल्फा के रिस्पेक्ट में, और इस वैल्यू को अल्फा की रखोगे, मतलब अल्फा इक्वल टू जब आप 2/3 रखोगे, तो वहाँ पर वैल्यू आपकी ग्रेटर जीरो मिलेगी, ग्रेटर जीरो। तो ये मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर जीरो, तो ये मिनिमम। तो अल्फा इक्वल टू 2/3 आपका आंसर हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 2/3। तो ये ए पार्ट आपका आंसर, यहाँ पर ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए पार्ट। तो ये बात आपको क्लियरली समझ आई होगी, ए पार्ट आपका आंसर हो गया, ए पार्ट आपका आंसर हो गया। तो बच्चों अब अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है, और होमवर्क में मैं अगर हिंट देता हूँ बच्चों, ये होमवर्क है, लेकिन कैसे सॉल्व करना है ये आपको अगर मैं बताऊं, ये होमवर्क है आपका, और आपको कैसे सॉल्व करना है तो ये अगर मैं आपको समझाऊं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे हमारे पास पीडीएफ बन सकते हैं। ये एक तरह से मिक्सचर है ना, ये आपका एक्सपोनेंशियल थीटा है, ये एक्सपोनेंशियल थीटा स्क्वायर है, ये एक्सपोनेंशियल 1 है। ये मिक्सचर है ना एक तरह से, ये 1/3 है क्या, एक्सपोनेंशियल 1 है ये, सॉरी एक्सपोनेंशियल 1/थीटा है, 1/थीटा है, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल 1/थीटा स्क्वायर है ये, और ये यहाँ पर प्लस का एक्सपोनेंशियल 1 है। क्या है ये, एक्सपोनेंशियल 1 है, एक्सपोनेंशियल 1 है। तो ये मिक्सचर है बच्चों। तो अगर मैं इसके एक्सपेक्टेशन की बात करूँ, इस वाले के एफ एक्स के, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की बात करूँ, तो ये बच्चों होगा क्या, मिक्सचर में वैसे ही लिखना, इसका एक्सपेक्टेशन लिख लो, इसका एक्सपेक्टेशन, इसका एक्सपेक्टेशन बाई 3 कर दो। ये होगा थीटा प्लस थीटा स्क्वायर, प्लस आपका होगा ये 1 बाई, ये होगा इसका एक्सपेक्टेशन। अब बोला क्या, हमारे पास कितनी वैल्यूज है, 4 में सबको ऐड कर दो, एक्स बार यहाँ से निकाल लो, तो 3 + 4 7, और 5 5 10, 5 2 7, तो 3 + 4 7, ये 13 आएगा। मतलब एक्स बार की वैल्यू आपकी जो ऑब्जर्व आएगी ये 13 आएगी, 13/4 आएगा, 13/4। देखिए एक बार, 7 आएगा ये, और 5 5 5 5 10 प्लस का 6, तो 13 आएगा ना, 13/4। अब इन दोनों को इक्वल कर देना है बस, हमको मेथड ऑफ मोमेंट चाहिए ना, हमको मेथड ऑफ मोमेंट चाहिए ना, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट। तो इन दोनों को आपको इक्वल कर देना, मतलब किसको, थीटा प्लस थीटा स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 13/3/4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू जो आए वो आज आपका आंसर। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 4 थीटा स्क्वायर प्लस का 4 थीटा प्लस का 4, यहाँ प्लस का 4 माइनस का, प्लस का 4 माइनस का 39 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आएगा 4 थीटा स्क्वायर प्लस का 4 थीटा माइनस का, ये हो जाएगा आपका 33। यहाँ से आप जब थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से जो भी थीटा की वैल्यू आप फाइंड करोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। कहीं पर अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रही तो आंसर आपका यही होगा। एक बार देख लेने दो मुझे, 4 + 3 7, और 5 13
ये आपका होगा 35, ये आपका होगा 35, ये होगा आपका 35, 35 इक्वल टू, तो अब इसका एलसीएम इसका मतलब करो, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी, या फिर आप ये करिएगा, आप एक बार ये वैल्यू रखिए, एक बार ये वैल्यू, एक बार ये वैल्यू, एक बार ये वैल्यू, तो आप इनको चेक कर सकते हैं कर करके, ठीक है ना। तो आप ये रिस्पेक्टिव मतलब वैल्यू रख रख के आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर आपका ट्रू होगा, ठीक है ना, कौन सा आंसर। तो मुझे लग रहा है इस पे वैल्यू आएगा, इन दोनों पे कोई वैल्यू आएगा, इन दोनों पे। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से चेक करिए, 2.5 अगर मैं चेक करूँ 2.5 का स्क्वायर, तो आपका ये होगा क्या 6.25 इंटू 4, 25 चौको 100, 1, 5 आएगा ये। तो आपका ये आएगा 10 माइनस का, 10 माइनस का, ये तो नहीं आ रहा यार, ये आंसर आपका नहीं होगा। अब आप दूसरा चेक करेंगे, यहाँ पर कहीं मिस्टेक, तो आप ये चेक कर लेंगे, आएगा यही बच्चों, आपका इक्वेशन जो बनेगा यही आएगा। आपका ये होमवर्क है, आपका इक्वेशन जो बनेगा यही आएगा, इक्वेशन आपका यही आएगा। इक्वेशन आपका यही बनेगा, ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन आपका यही होगा, और यहाँ से आप इक्वल करेंगे एक्स बार के, तो आपका जो आंसर आया आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क भी है और आपको हिंट भी दे दिया गया है, तो आपका ये होमवर्क हो गया बच्चों। अब आते हैं हम लोग अपने होमवर्क, आपका हो गया, ठीक है ना, आपका होमवर्क हो गया। तो हमने आपका होमवर्क दे दिया बच्चों, होमवर्क आपको दे दिया है हमने आपको होमवर्क दे दिया है। होमवर्क के बाद बच्चों 2 मिनट समरी, तो 2 मिनट समरी में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन किया। क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब करिए इस समय, तो आप पीवाईक्यू सॉल्व करते जाइए और कॉन्सेप्ट लिखते जाइए, पीवाईक्यू सॉल्व करते जाइए और कॉन्सेप्ट जितने हो सके उतने कॉन्सेप्ट लिखिए, जितने हो सके उतने कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए, लिखिए प्लस रिवाइज करिए, बार बार लिखिए, बार बार आपको, ताकि एग्जाम में सिर्फ कॉन्सेप्ट रहे और क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। अगर वहां आपको ये पता चल गया ना कि इस कॉन्सेप्ट, तो आपका 100% में 100% क्वेश्चन राइट होकर आएगा। बाकी थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।